30 साल से काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार या दिल्ली सरकार, हम दिल्ली में रहते हैं, किसी किस्म की मदद मिली? नो, फाइनेंशियली मुझे कोई मदद। तो ये कहाँ से, फिर मदद कहाँ से? लोगों से, अपने परिवारों से, अपनी कमाई का। हम सब बिजनेसमैन हैं, जो हम कमाते हैं। हमारे तो गुरु नानक देव साहब ने ही हमें सिखा रखा है कि 10वां दिन निकालो। जो गुरु महाराज ने लंगर शुरू किया था गुरु नानक देव साहब ने, आज तक खत्म ही नहीं हुआ। कम ही नहीं हुआ। 20 रुपए खत्म ही नहीं होते। जहाँ हमारे देश का दारोमदार आने वाले नई पीढ़ी के लिए हमारे यूथ के कांधों पर है, ऐसे यूथ को आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं यूथ को तो यही कहता हूँ कि आज ठीक है, आप पढ़ाई बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, माँ बाप भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पैसे में लीन हो गए हैं, गरूर में आ गया कि उन्होंने माँ बाप को तो छोड़ ही दिया। मैं अक्सर बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में भी, वैसे भी, सभी माँ बाप को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जीते जी सब कुछ अपने बच्चों के नाम हो। और जिनके जो माँ बाप बहुत फख्र से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में हैं, उन सब की लाशें पड़ोसियों के कंधों पे जा रही। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम जीरो हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तो अब सबको सीखनी चाहिए, जबकि एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। वही कंपल्सरी होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा ना स्कूलिंग से ही स्टार्ट कर दे। देखिए, डिजास्टर सिर्फ कोविड के रूप में नहीं आएगा। अभी जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध का माहौल बन गया था, दैट वाज डिजास्टर। भूचाल आ जाए, डिजास्टर। बाढ़ आ गई, डिजास्टर। बादल फट गया, डिजास्टर। उसमें आपकी तैयारी तो चाहिए ना जी। नमस्कार साथियों, कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे इस वक्त आनंद बख्शी साहब की लिखी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जो कुछ यूं है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इन पंक्तियों को दिल से महसूस करने वाली आज एक शख्सियत, भारत माता के सपूत, हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, और मैं बड़े फख्र से उनके लिए कहना चाहती हूं कि इनके तारुफ की जरूरत क्या है, इनके तारुफ की जरूरत क्या है। फूल के आगे से गुजरो तो महक आती है। प्लीज वेलकम पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। भारत माता की जय। सीमा जी, धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे कड़क चाय में। और सर, मैं इससे पहले आपसे कोई भी सवाल करूं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं, और आपको मैं एक शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूं, क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छी है सर। थैंक यू सर, पहला प्रश्न जो मुझे आपसे पूछना है कि आपका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी। तो हमने देखा है बचपन के नाम होते हैं, जैसे मुझे छोटू बोलते हैं घर में, बचपन के नाम है बॉबी, छोटू, पक जाते हैं नाम वो। हाँ। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमें इन नामों से ना पुकारा जाए, लेकिन जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को कोई मेरे बचपन के नाम से पुकारे। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, शंटी का राज बता दीजिए, माँ ने रखा आपका नाम क्या? मैं बहुत शैतान था जी बचपन में। अच्छा। और शंटिंग करता था, समझ लो एक तरीके से। तो वैसे जैसे आपने कहा कि हमारे पंजाबियों में तो 2-4 नाम तो बड़े ही मशहूर हैं, तो उसमें से एक मेरा भी नाम था। आज तो ये हालत है कि एक आम व्यक्ति से लेके और बहुत खास, हम खास तक कोई देश विदेश में भी तो वो शंटी को ही जानता है, जितेंद्र सिंह को नहीं जानता। और मेरे घर में कोई गलती से फोन आ जाए हाँ हाँ। कि जितेंद्र जी हैं, तो कहते नहीं पहचानते? शंटी से ही पहचानते हैं। पक गया नाम वो। तो सर, मुझे तो लग रहा है आप तो अपना बचपन साथ लेके चल रहे हैं, है ना? नेचुरली है, देखो वो यादें तो इंसान भूल ही नहीं सकता। जी जी। जीवन में की हुई मस्तियां, जीवन में ली हुई शिक्षा, वो बातें नहीं भूल सकती है। अच्छा सर, हमारे टाइम में तो मार भी बड़ी पिटती थी पेरेंट्स से। बहुत खाए। पेरेंट्स के अलावा चेंज इतना आया है कि आप देखो कि आजकल स्कूल में बच्चे को मास्टर जी कुछ कह दें, जी। थप्पड़ मारना दूर की बात है, तो वो घर आके मम्मी को कहता है, पापा को, पुलिस बुला लेते हैं। और पेरेंट्स आ जाते हैं स्कूल में क्या? टाइम में क्या था, हमने कोई गलती की, बदतमीजी की, मास्टर जी मारते थे, और गलती से हमने घर बता दिया तो पिताजी और मारते थे कि तू ही गलत होगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुर्गा होना तो आम बात थी, मुर्गा बनना आम टांग बात। उठा के खड़ा होना, हाथ उठा के खड़ा होना, ये तो आम बात थी जी। चलिए, ये तो आपने बचपन की बात बताई, बड़े नॉटी थे आप। बहुत। उसके बाद आप कॉलेज में आए, नहीं, कहाँ से किया आपने? बड़ी जी मजेदार बात है। एक बार बताइए। नोटिस से बात करता हूँ कि मैं 2-3 बार मौत के मुंह से निकला हूँ बाहर। मैं अच्छा। तरह नोटी था कि हम ओहो। एक बार नांदेड़ साहब गए, हजूर साहब गुरुद्वारा है हमारा एक, जी। गुरु गोविंद सिंह जी का। हम्म। छोटी उम्र थी मेरी, 7-8 साल का, तो पूरे परिवार ने वहाँ अमृत छका, अच्छा। तो मुझे भी छकाया उन्होंने। हम्म। तो जब अमृत छका तो मेरे सिर पे दस्तार बांधी पीले रंग की, और उसके बाद हम गोदावरी के पास जाके सारा परिवार बैठ गया खाने पीने के लिए, लेकिन मैं इतना शैतान था कि मैं पानी में उतर गया ओहो। बिना देखे हुए। मैं जैसे सरोवर में उतरते हैं, ये नहीं पता था कि वो तो बहुत बड़ी नदी है गोदावरी, तो बिल्कुल। गंगा और यमुना से भी बड़ी है। बिल्कुल। नीचे को सीढ़ी नहीं थी, समझ लो, पहले पैर रखा अंदर चला गया। ओहो हो। और मैं एक बार नीचे जाके ऊपर आया, दूसरी बार नीचे जाके पानी अंदर भरता जा रहा था मेरे। तीसरी बार जब आया तो वहाँ एक लेडीज खिलौने बना रही थी मिट्टी के, उसने हल्ला बजाया कि बच्चा किसका है, मर गया, डेथ हो गया उसका, अंदर ओहो। डूब गया है। अच्छा। तो मेरे पिताजी प्लस वहाँ 1-2 को तैराक थे, वो उन्होंने छलांग मारी, मेरे पिताजी भी अच्छी स्विमिंग करते थे। हम्म। तो उस समय देखो मुझे परमात्मा ने क्या बचाया कि वो जो दस्तार थी पीले वाली, हाँ जी। वो ऊपर तैर रही थी। समझ लो ओहो। गुरु महाराज ने अमृत जो छकाया ना जी, क्या बात वो है। उसी दिन काम आ गया, सच्ची बात हूँ। वाह 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 वाह। फादर साहब ने वहीं छलांग मारी, फिर मुझे जैसे, मतलब मुझे इतना याद है कि मैं 2 बार ऊपर आया, तीसरी बार का मुझे याद नहीं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला, उल्टा लेटाया, और 1-2 घंटे तक ऐसे पीछे से दबाते रहे। तो काफी अंदर भर गया था, जो जी। जी। कीचड़ वगैरह निकला, मैं बच गया। लेकिन पूरे परिवार के अंदर दहशत हो गई कि हम आज बच्ची को लेके आए थे जिंदा, और लेके कैसे जाते। तो ये बचपन था मेरा। दूसरी बार उसी समय मेरी माँ ने कह दिया था कि अब तो एक गुरु जी का ही है बच्चा। क्या बात है, बचाया उन्होंने, है ना। और वो कहते हैं, एक शेर है सर के, मेरा खालिक हर मुसीबत से बचाता है मुझे। अरे कोई क्या घटाएगा जब वो बढ़ाता है मुझे। तो जब मालिक का आपके ऊपर आशीर्वाद था तो मेरी बचना। मम्मी अक्सर कहती थी, मेरी मम्मा की, तू तो गुरु गोविंद सिंह का पुत्र है, क्या बात। तेन उन्होंने बख्शे सानो। जी। और इसके अलावा एक बार हमारे घर से आगे से नगर कीर्तन निकलता था, तो बहुत बड़ा भगोना था, एक पतीला कह सकते हैं, जिसमें चने भिगोए हुए थे। हाँ 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 अब हाँ। 8-9 साल मेरी उम्र में देखता था कि हलवाई उसको उठा के गिरा देता है तो पानी गिर जाता है, एक जी। रात चने वो भिगोने के बाद। नछाता है ना, वो नछा देता है पानी को। हम्म। तो मैं वो देख रहा था, और वही शैतानी मुझे सूझी। जी। मैंने पतीला उठाया ऐसे, तो पतीला मेरे हाथ से छूट के वापस आया, और मैं पतीले के अंदर, अरे। और मेरे मेरे नाक कान में मुंह में चने ही चने चले गए। टांगों से खींच के मुझे बाहर निकाला। मेरे पिताजी ने 2-3 कान पे मारी कि तू यार क्या करता है, तू नए नए पंगे लेता रहता है जी तो। जी जी। तो वो बचपन की जो शैतानियां है ना जी। हम्म। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि कॉलेज की बात, तो मैं जी। भी 10th कर रहा था, हम्म। और अचनचेत मेरे पापा की डेथ हो जाती है। अच्छा। आई वॉज इन 10th। ये समझ लीजिए कि पैरों पे खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है अभी तो। 15-16 साल के होंगे आप बस। हाँ, इतने लगा लीजिए, 10वीं में 18 नहीं लगा, होता। 17-18 के बीच में लगा लीजिए। जी। 17 के आसपास था मैं। जी। तो अभी पूरी ग्रोथ पे था मैं। बड़ा एक मुझे झटका लगा कि ना कोई काम सेट था ना कुछ, और बहुत जिम्मेदारी आ गई जी। और मेरी परमात्मा ने मुझे हिम्मत दी, और मैंने एक बहुत छोटा सा मोटर पार्ट का काम किया शुरू। और दिल्ली से लेके कानपुर लखनऊ तक मैं ट्रक की छत पे बैठ के जाता था बिजनेस करने के लिए, पैसे नहीं होते थे। फिर मैंने पटरी पे बैठ के भी काम किया जी, कारों का सेल परचेज का काम शुरू हम्म। किया मैंने। हम्म। और बाबा जी ने बड़ी बख्शिश करी मेरे ऊपर, वो काम मेरा चलना शुरू हो गया। मैंने गरीबियत भी देखी, बहुत देखी, मतलब मैंने सड़क से एक कोट खरीद के भी पहना हुआ 35-40 रुपए का। पैसे नहीं होते थे, पैसे जी। की वैल्यू ही बहुत थी उस समय। जी। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बहुत बहुत, जिसे कहते हैं, आशीर्वाद भी दिया, और सारी बरकत उन्हीं की रही शुरू में। शादी होने के बाद मैंने जब ये काम शुरू किया, तब तक मेरी मम्मा ने मुझे संभाल के रखा। क्या बात। बहुत सुंदर बात बोली आपने। और मैं कभी कभी महसूस करती हूँ शंटी जी के ना, माता पिता में से जब पिता चले जाते हैं ना, तो बच्चा रातों रात जवान हो जाता है।
फिर चाहे उसकी उम्र 7 साल हो, 10 साल, रातों रात बड़ा हो जाता है, बचपन खत्म हो जाता है उसका। लेकिन आज आप जिस तरह से मुझे बता रहे हैं तो कितना फक्र होता है ना कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ आज। ये सब हमारी माँ का आशीर्वाद है जी। जी। बहुत बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद रहा मेरे साथ। माँ तो एक सुखद एहसास होता है जो वो अपने आप कमी में नहीं खास पूरी होता हो है। सकती है। वो नहीं पूरी। आज माँ भी नहीं है आपकी? नहीं, मेरी मम्मी भी चले गए। और पाकिस्तान के एक शायर ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी। ਐਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ जग ते छावां लभदियां नहीं, तुर जावां एक वार जमावा हाय हाय हाय। लभदियां। सही कर, बिल्कुल बिल्कुल। वो उस चीज की पूर्ति नहीं है। पूर्ति नहीं है, पर वो जो आपको दे गई है ना, बस उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आपको ना मैं यही देख रही थी, आपको एम्बुलेंस मैन क्यों कहा जाता है, ये बताइए जरा। बस मेरे वो जिस चीज में जैसे कोई लोहे के काम करते हैं उसे आयरन मैन कहते हैं। अच्छा। अब जी। जैसे मिल्खा सिंह जी दौड़ते थे, उन्हें फ्लाइंग मैन कहने लगे। फ्लाइंग मैन कहने फ्लाइंग लगे। सिख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 95 से तकरीबन एम्बुलेंस में चलता हूँ। मैं आज भी एम्बुलेंस में आया हूँ। हम्म। मैं इसलिए चलता हूँ एम्बुलेंस में भी, रास्ते चलते हुए कोई एक्सीडेंट वाला बंदा मिल गया है या डेथ हो गई है, उसको तुरंत हम उठा के अपनी एम्बुलेंस पे फर्स्ट एड के लिए ले जाते हैं। ऐसे तो 70,000 से ज़्यादा हम क्रिमिशन करा चुके हैं, पेशेंट 30-40 हज़ार, लेकिन 100 बंदे से ज़्यादा प्रत्यक्ष है मेरे पास जो मर गए थे। लोगों ने कह दिया ये मरे पड़े हैं और हमने उठा के ले गया और बच गए। और वो बच गए। अच्छा, मैं आप अभी ये जो बता रहे हैं मुझे, मैं ये सोच रही हूँ कि आप जैसे अपने किसी, कभी कभी होता है कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, आप आज पॉडकास्ट के लिए आए हैं, तो भी आप एम्बुलेंस में, मतलब आपके हमेशा जहन के पीछे ये विचार रहता है कि कहीं किसी को जरूरत ना पड़ जाए। ये मैं अपने आप में। शादी ब्याह में भी जाता हूँ ना, 5 स्टार में भी हम्म। एम्बुलेंस में जाता हूँ। मेरी पहचान है ये। अच्छा। और ऐसा कई बार हुआ है कि आप कहीं क्या पार्टी के लिए निकले हैं या कहीं किसी मंगल कार्य के लिए निकले हैं, शादी ब्याह है, कुछ भी है, और ऐसा बीच में कुछ ऐसा आप। 10 बार। अच्छा। 10 बार। और मैं छोड़ देता हूँ फंक्शन, फिर मेरे लिए पहले वो जरूरी है। किसी के जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। जैसे सपोज मैं जा रहा हूँ आनंद विहार के पास और एक बस पलट जाती है वहाँ। जी। बस पलट जाती है तो हम मैं हयात होटल जा रहा था किसी फंक्शन में, लेकिन मैंने फटाफट गाड़ी से उतरे हम अपनी एम्बुलेंस से, और 2-3 लोगों को उठाया, हॉस्पिटल ले गए, फिर 2-3 को ले आया, हॉस्पिटल ले गए। 12 बज गए रात के। आपका तो वो खत्म। 8:30-9 बजे की बात है। जी। और कपड़े भी सारे मेरे गंदे हो गए। ओहो हो। तो अच्छा, हाँ नहीं, उस दिन मेरी मिसेज भी साथ थी। अच्छा। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा मैं जितनी देर में इनको लोड कर रहा हूँ तू ओला रोको, मेरी मिसेज को बिठा दो, उनके घर जाए वापस। जी। अगर मैं सही समय पे फ्री हो गया तो मैं इनको घर से ले लूंगा, जी। अदरवाइज हो सकता है ना भी जाए। वही बात हुई, 12-1 बज गए। हम्म। लेकिन मुझे खुशी है कि जितने में 13-14 लोग हम ले गए थे, उसमें सिर्फ एक ही डेथ हुई, बाकी सारे बच गए उसमें। सारे बच गए उसमें। जब तक सांस है तब तक आस है, वही वाली बात है। अक्सर क्या करते हैं ना लोग, कोई गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, लोग कैमरा निकाले फोटो खींचने शुरू कर देंगे। अरे भाई फोटो, मैं कहता हूँ चलो खींच भी लो, हम्म। कम से कम पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस को फोन करो, उनको उनको बाहर निकालो, आप बाहर निकालो। उनको फर्स्ट एड तो दो। पर शंटी जी, पता है आम आदमी ना घबरा जाता है, डर जाता है कि पता नहीं मुझे पकड़ लेंगे, मुझसे क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे। पर आज की तारीख में ये सब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, जी। हम्म। कोई भी फर्स्ट एड किसी को देगा, जान बचाएगा, उसे कुछ नहीं पूछा कुछ जाएगा। नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने कुछ नहीं करना वो बहाने करते हैं। ये भी बात ठीक है, ये भी मेरे से एंकर। तो आज तक किसी ने नहीं पूछा। बिल्कुल। मैं तो हजारों लोगों को लगे, हजारों को। बिल्कुल। मैं तो हॉस्पिटल में जाती पहले अपना कार्ड देता हूँ, हम्म। मैं ले आया हूँ भाई, कोई बात होगी मैं बाद में फोन आते हैं मुझे पुलिस के हम्म। कि सर आपने उठाया था, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, हम्म। कितने लोग थे। हम्म। कई बार तो पुलिस को ये नहीं पता हमने कहाँ छोड़ा है। हम अच्छा। 10 बार ऐसा हुआ है कि हम ले, पुलिस तो इस बात से भी परेशान कई जगह हो जाती है कि 100 नंबर कॉल होती है, वो बाद में आते हैं, हम पहले पहुंच जाते हैं, उठा के भी ले जाते हैं। हम अपना फर्ज निभा रहे, वो भी बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जी। हम पहले पहुंच गए तो मेरा फर्ज बनता है ना, मैं वेट जी। थोड़ा करता रहूंगा कि पुलिस आएगी। पुलिस ने कौन सा आगे ऑक्सीजन देनी है, उठाना ही तो है, मैं ले जाऊंगा। उठाने ही आपने उठा लिया, उन्होंने उठा नहीं, लिया। मेरी एम्बुलेंस में तो सब कुछ है ना, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, स्ट्रेचर भी है, मोर्ची बैग भी है, फर्स्ट एड बॉक्स भी है, सब कुछ है मेरे पास तो। वाह, क्या बात है। जैसे मैं अभी जा रहा था सिलमपुर, हम्म। लास्ट ईयर की बात है, हम्म। मेरे आगे एक बच्ची जा रही है, स्कूटी चला रही है, उसके आगे बच्ची खड़ी है, पीछे मम्मी बैठी है।
और चलते चलते गिर जाती है। अच्छा। गिर जाएगी और सारा खून खून, इतना खून कि यार कुछ किसी ने चक्कू मार दिया, क्या हो गया। और आपकी गाड़ी पीछे थी? हम 100 मीटर पीछे होंगे। तो हम्म। मैंने रोकी, तो मैंने सोचा ये अचनचेत गिर गई है, या बच्चे ने कुछ कर दिया है, या डिसबैलेंस हो गई है। लेकिन जब मैंने देखा उसका गला सारा कटा पड़ा है, तो एक राहगीर ने बताया, कह रहा था अरे मांझे से कटी है। ओ वहां से हो। मांझा पतंगा जा रहा था। तो ओए होए, मैंने फटाफट अपनी एम्बुलेंस में से एक शॉल पड़ी थी निकाला, उसके गले में बांध दी मैंने। और 4 या 5 मिनट में मैं हॉर्न सायरन लगा के, हूटर लगा के, और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ले गया मैं। अच्छा। उन्होंने जाते ही कहा कि सर ये तो बड़ी भयंकर घायल है, इसकी 7-8 नसें कट गई हैं, इसकी आवाज भी जा सकती है, वोकल नस भी कट गई है, सांस वाली भी कटी हुई है। ईश्वर। तो उफ। अब दूसरी बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, चालीस अच्छा। 50 हजार का खर्चा भी आएगा। जी। मैंने कहा देखो यार, इस लड़की की जिंदगी से बड़ा रुपया नहीं है। मेरी जेब में तो 5-7 हजार रुपये पड़े थे, मैंने फटाफट निकाले, मैंने 5-6 फोन दोस्तों को फोन कर दिए। आधे घंटे में 25-30 हजार रुपये और आ गया। क्या बात है। और मेरे एक दोस्त है रोशनारा रोड पे, गोल्डी जी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैमपाल सिंह, मैंने कहा वीर जी जल्दी पैसे भेजो। उन्होंने 30 हजार रुपये भेज दिए एकदम से, हम्म ड्राइवर भेजा अपना। हम्म। और सारे ऑपरेशन हो गए, 1 हफ्ते बाद लड़की ठीक हो गई, इसकी आवाज़ भी आ गई, जान भी आ गई। अच्छा। बहुत आज बढ़िया। भी है, शिवानी नाम है उसका, सुंदर नगरी रहती है। आपसे संपर्क में है? वो हाँ, तो आप तो ईश्वर का रूप थे जो एकदम पहुंच गए। कमाल है, उसने कमाल है। मौका दे दिया मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं ऐसे काम करता हूँ ना। हम्म। जैसे अभी 25 मई लास्ट ईयर विवेक विहार के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल में आग लग गई। हाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए थे, हाँ जी। लगातार फट गए। हाँ जी, उसमें सुने, तो हमने सुनी ये बात, बहुत सुनी। जबरदस्त खबर थी जी। ये। 12 बच्चे थे, न्यू बॉर्न बेबी थे सारे, को 10 दिन का, को 15 दिन का, को 20 दिन का। हम्म तो जैसे ही हमें धमाका आया, मेरे घर के पास ही था, हम लोग हम्म भागे, फोन भी आने शुरू हो गए। हम्म। अब आगे तो इतनी भयंकर आग है कि देखा भी नहीं जा रहा, बोलो आप 100 मीटर दूर भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि सिलेंडर फटे जा रहे थे। और गर्मी। गर्मी भी थी, 25 मई। तो मेरे को याद आया यार कि पीछे से भी रास्ता है इस बिल्डिंग का, क्योंकि मैं वहीं तो रहता था। हम्म मैं और मेरा बेटा जो, हम पीछे से गए, सीढ़ियाँ मंगाई, मोहल्ले वाले ऑलरेडी सारे आ गए थे, कोई शॉल लेके आया, कोई पानी लेके आया, हम्म। और हम पीछे से चढ़ गए। चढ़ के अंदर जाके बच्चों को पकड़ाना नहीं शुरू किया। 8 तो बेचारे चले गए बच्चे उसमें, लेकिन 4 बच गए। मुझे 4 के बचने की ज्यादा खुशी है। बिल्कुल। नहीं तो वो तो भुन गए थे बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल रोस्ट हो गए थे, जिस अच्छा। तरीके से आग लगी हुई थी। हम्म ईश्वर ने इतना बचा दिया मुझे कि मैं भी अंदर गिरने वाला था, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे अंदर जा चुकी थी बहुत ज्यादा अंदर। हम्म। लेकिन जब लास्ट बच्चा हम लेके आए, उसके बाद मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा। तो मैंने कहा मुझे पानी दो, जल्दी से पानी जी। दिया, मैंने छींटा मारा, गीला कपड़ा ऐसे रखा, हम्म ताकि मैं अंदर से सेफ हो जाऊं, थोड़ा लंग्स वगैरह मेरे बच जाए। हम्म। तो अगर मैं नहीं जाता, मेरे तो वो बच्चा 4 भी नहीं बचे? 4 बच्चे नहीं बचते। अब उसमें 3 बातें निकल के आ रही हैं। हम्म। एक तो लापरवाही, कि 5 बच्चों का परमिट था, उसने 12 रखे हुए थे। बिल्कुल। दूसरा, फर्स्ट फ्लोर पे छोटा सा हॉस्पिटल था। तीसरा, नीचे ऑक्सीजन का काम कर रहा है, सेल परचेज का, हम्म। सारे काम गलत हो रहे थे। सब गलत। और चौथा सबसे बड़ा, कि सारे डॉक्टर नर्सें सब भाग गए मौके से, सब भाग गए छोड़ के बच्चों को, भगवान भरोसे छोड़ के भाग गए। बताइए। तो ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, हम चले गए, वो बच गए। परमात्मा ने, एक एक लेडीज को जब मैंने बताया, अगले दिन वो आई सुबह कि मेरा बच्चा भी था यहाँ पे। तो हमने कहा जी किस तरीके से, मैंने फोटो में दिखाई, फोटो में मेरे मोबाइल में आज भी है। हम्म। कह रही है मेरा बच्चा है, मैं कहा बच गया है। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपने बच्चे का नाम शंटी सिंह रख दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। सर, आपने अभी मुझे कहा बातों बातों में कि आप जब इस तरह के कार्य करते हैं, जनहित के कार्य जब आप करते हैं, आपको सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है। तो बचपन में तो इतने नोटी, इतने आप तेज तर्रार थे कि अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। फिर आप कॉलेज में गए। ये ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये कौन सी घड़ी थी जब आपको लगा कि मुझे करना है कुछ परिवार के लिए? देखिए, जो माँ बाप हमारा। से बहुत कुछ मिलता है। हम्म मेरे पापा बहुत सोशल थे, हम्म धार्मिक भी बहुत काम करते थे, सामाजिक भी करते थे, गरीबों की मदद करते थे। और मेरी मदर ने तो, जब मैं 16 साल का ही था या 17 साल का रहा हूँगा, तो हमारे पड़ोस में किसी का ऑपरेशन था हार्ट का, अच्छा। इसमें एस्कॉट में। अच्छा। तो आंटी जी आए कि भैन जी इस तरह से मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, ब्लड नहीं मिल रहा, लाइव ब्लड चाहिए। तो मेरी मम्मी कहती मेरे पुत्र को ले जाओ। आपको? हाँ,
अच्छा और 17 साल की उम्र में मैंने ब्लड दे दिया जाके। अच्छा। चांस की बात, उनका भी AB पॉजिटिव था, मेरा भी AB पॉजिटिव निकला। हाँ ऑपरेशन हो गया, वो बच गए। हाँ। और वो जहां भी मिलते थे अंकल सबको कहते हैं मैं तो शंटी दे खून वाल जिंदा माँ। हम्म। तो मुझे ऐसा जुनून आया कि मैंने लगातार खून देना शुरू कर दिया, और 2019 में मेरी सेंचुरी हो गई। सेंचुरी 100 बार दे चुके हैं आप? 106 बार। 106 बार दे चुके हैं? मुझे डोनर सिंह की अवार्ड किसने दिया? नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया मेरा, लंदन वाली में। क्या बात है। डोनर सिंह। ये जो आपकी फाउंडेशन है, शहीद भगत सिंह सेवा दल। सेवा दल, तो सबसे पहले तो आपने जब फाउंडेशन का नाम सोच रहे होंगे तो ये यकायक ही आया कि नहीं यही रखनी है? ये नाम भी कैसे आया, और ये सन क्या था, और कैसे हुआ कि आज मुझे एक विचार आता है कि मुझे फाउंडेशन बनानी है? ये ना, परमात्मा ना कई बार कोई छोटी सी चोट ऐसी पहुंचाता है कि इंसान का जीवन बदल जाता है। ये तो है वो छोटी सी जी। होती है बात। मैं, मेरे दोस्त, हम सारे शमशान घाट में, किसी शमशान घाट के क्रिमेशन में गए, तो वहां क्या देखते हैं कि एक आदमी लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा है जो बच जाते हैं, हद जली। तो हमने कहा चोरी क्यों कर रहे हो अब लकड़ी? तो कहता चोरी नहीं कर रहा, मैं बच्चे का इलाज कराने आया था दिल्ली में किसी गांव से, तो उसकी डेथ हो गई है, हम्म। पैसे नहीं है मेरे पास। उफ। तो यार बड़ा फील हुआ उस दिन कि हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, और जहाँ करोड़ों रुपए लोग मकान पे लगाते हैं, शादी पे, फंक्शन पे, मकान पे, कार पे, वहाँ एक आदमी लाश लेके बैठा हुआ, पैसे नहीं है। तो हमने संस्कार कराया, और उसी दिन निश्चय किया आपस में कि यार क्यों ना एक NGO बनाई जाए। बड़ा दुखद। दो आप तीन क्या दोस्तों बोल ने रहे हैं? दो तीन दोस्तों ने कहा नहीं नहीं यार ये सरकार का काम है। मैंने कहा नो, हम्म। अगर लाइट नहीं आती तो हम इन्वर्टर लगाते हैं ना, लगाते। पानी साफ नहीं आता RO लगाते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते हम काम? शुरुआत करके देखते हैं। हम्म। तो अब बात है कि नाम क्या रखना है। जी। तो मैंने कहा देखो, जैसा नाम रखोगे वैसे लोग जुड़ेंगे। आप किसी बुजुर्ग के नाम से रखोगे, बुजुर्ग जुड़ेंगे, बच्चे के नाम से रखोगे, बच्चे जुड़ेंगे, महिला के नाम से महिला आएगी। एक ऐसा नाम रखो जो क्रांतिकारी नाम हो, क्या बात। जिसने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम के गले में डाला हो कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। ऐसे व्यक्ति के नाम से शहीद आजम हम्म। भगत सिंह जी के नाम से हमने संस्था का नाम रखा। हम्म। ऐसे ही लोग जुड़ने लगे, और 200 से ज्यादा ब्लड कैंप कर चुके हैं हम अभी तक, अच्छा। हजारों यूनिट। और एक काम से शुरू हुए थे, किससे? दाह संस्कार से। फिर हमें एम्बुलेंस भी बनानी पड़ी, शव वाहन भी बनाना पड़ा, मोर्ची बॉक्स भी बनाने पड़े। और जो एशेस बच जाती हैं शमशान घाट पे, कोई नहीं लेने आता, उसको ले जाके हम हरिद्वार में भी विसर्जित करते हैं विधिवत। मैं नहीं जाता, मेरा बेटा जाता है जोत। आपके तो जीवन की, वो कहते हैं ना कि डायरेक्शन ही चेंज हो गया अचानक चेंज हो से, गया। है ना? उस समय मेरी माँ ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जब मैंने शुरू किया। हम्म। मेरी नवी नवी शादी हुई थी, तो मेरी मम्मी कहती है पुत्र अब तूने शुरू किया ना, ये सेवा बंद मत करियो, और कभी किसी को ना मत करियो, चाहे रात के 2 बजे हो या 3 बजे हो। 1995 की बात बता रहे हैं आप ये? जो भी तेरे को अब तेरे पास आ रहा है रात को, वो बहुत विश्वास से आ रहा है कि शंटी काम कर देगा। हम्म। और तीसरी बात तो और भी बढ़ी गई थी हम्म। कि अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तेरे क्या से बात। परमात्मा करवा रहा है, तुझे चुना है उसने। वाह वाह वाह। तो वाह, माँ का आशीर्वाद मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने कहा अभी तभी तभी आपकी शादी भी हुई थी, हाँ, तो वाइफ ने नहीं कुछ कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, या? बिल्कुल नहीं कहा उसने। उसका कारण है अच्छा। कि जब मेरी शादी हुई हुई थी तो उनको कहा गया था कि ये लड़का थोड़ा सोशल टाइप है, अच्छा। सामाजिक है, हम्म। और बिजनेस में भी स्ट्रगल कर रहा है अभी। हम्म। स्ट्रगल तो मेरा सक्सेस हो गया, भगवान ने मुझे जितनी मेहनत मेहनत की थी, जितनी मेरी लियाकत थी, हम्म। उससे कई गुना ज्यादा मुझे दे दिया, हम्म। कई गुना ज्यादा दे दिया। मिसेज ने भी पूरा सहयोग किया। फिर बच्चे मेरे जो पढ़ लिख के, बड़ा बेटा मास कॉम करने के बाद, हम्म। बॉम्बे जॉब करने के बाद भी हम्म। मेरे साथ हाथ बटाता रहा। छोटा बेटा BSW करके मास्टर करने के लिए लंदन गया, अच्छा। कवेंट्री यूनिवर्सिटी से। हम्म। डिजास्टर मैनेजमेंट में मास्टर की उसने, डेड बॉडी मैनेजमेंट में करी। और वो दोनों बच्चों ने, मिसेज ने, सबने कोविड में पूरा साथ दिया। देखो, बच्चों ने डिजास्टर मैनेजमेंट में किया, और ये शायद इसीलिए कि आपकी जो ये लेगेसी है इसको वो आगे बढ़ाना चाहते इज द हैं। फर्स्ट सिख इन इंडिया हम्म। जिसने मास्टर किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब मैं भी सुन के मुझे भी कुछ नया सा लग रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं होगा ये कोर्स। किसी को पता ही नहीं। जिसे पूछो, मैंने
कोई साइंस लेनी है जी, हम्म। साइंस लेनी है जी, बस इतना ही सोचते हैं। सर मैंने ना एक बात देखी है कि जब कोई भी आप अच्छा कार्य करने लगते हैं ना, कुछ भी आप अच्छा करने की सोचते हैं, तो बहुत रुसवाइयां मिलती हैं। आपके अपने ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, ये क्या मतलब है करने का, चुपचाप नौकरी करो, परिवार है, शादी हो गई है, अपने बच्चे पालो, ये है। तो ये जब आपने अपनी संस्था शुरू करी, फाउंडेशन शुरू करी, और काम भी आपका बिल्कुल अलग, तो आपको रुसवाइयां मिली? बहुत ज्यादा, हाँ, वो बताइए ना। बहुत ज्यादा। हम्म। मेरा सगा भाई कहता था कि ये लाशों का व्यापार करता है, कफन बेचता है, खून बेचता है। मेरा सगा बड़ा भाई कहता था। लेकिन मुझे करतार सिंह सराबा का एक शेर याद आता है जी। कि सेवा देश ते कौम दी बड़ी औखी गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां ने, जिन्हें इस सेवा विच पैर पाया उन्हें लखा मुसीबतां झल्लियां ने। सही बात। मुसीबतें तो आएंगी, सही बात। बदनामी तो लेनी पड़ेगी, लेते रहो ना, क्या दे, हाथी चलता जाता है, पीछे वाले अपना काम कर रहे हैं, हाथी जी नहीं जी रुकता। जी जी जी। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपके खुद के भाई ने कहा, और जो आपके संपर्क में लोग थे, दोस्त थे, अड़ोस पड़ोस, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। साथ दिया। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास जो 95-6 में ड्राइवर आए थे, हम्म। उसमें आज तक चल रहे हैं वो, उसके अलावा भी बढ़ गए, लेकिन वो भी हैं। उनमें से एक तो शहीद हो गया कोरोना में, हाँ जी, हाँ जी। बाकी हैं मेरे पास, जी जी। पूरा साथ दे रहे हैं। ये मैंने देखा है कि अगर किसी संस्था का मुखिया जो होता है ना, उसका सक्सेस जो है वो तब पता चलता है जब आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो आपका साथ ना छोड़ कर जाएं। और आप जैसे कह रहे हैं कि अब तो 30 साल से आपके साथ हैं वो। जी। तो तो बच्चे थे वो 15-15 साल के, हम्म। आज उनके बच्चों की शादी हो गई है। अच्छा, जैसे आपने कहा आपके एक ड्राइवर शहीद हो गए, तो थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे हो गया वो? पहले कोविड में बड़ा खतरनाक था जी। मैं, मेरा बेटा, मेरी मिसेस सब कोविड में चले गए, मेरे ड्राइवर भी चले गए। मैं डेथ बेड पे था, मेरा बीपी 35 रह गया, हम्म। मेरा ऑक्सीजन 70 से कम था, 60-70 से आसपास। जी। तो मेरा बेटा भी वेंटिलेटर पे चला गया। अच्छा। पर जिस दिन मुझे लगता था कि आज मेरे कुछ हो जाएगा, उस दिन मेरा ड्राइवर चला गया, जो मेरे पास 29 साल से था। अच्छा। सेम डे मेरी मौत वो ले गया। मुझे लगता है कि ये इतना भी प्यार मतलब था मेरा उससे, ये और वो कोई भी मेरा ड्राइवर भागा नहीं छुट्टी करके। ये तो एक ऐसी चीज है, यहाँ तो भागना तो मतलब सबसे पहले सोचा जाता है, लेकिन क्योंकि आप भी स्ट्रांग थे और आपकी टीम पूरी स्ट्रांग थी। नहीं, मैंने दो बातें कही। जैसे पहले ड्राइवर मेरा शहीद हुआ तो मेरे ड्राइवर थोड़े नर्वस हुए, नेचुरली, एक टीम का एक बंदा चला जाए तो। हम्म। मैंने कहा एक बात बताओ, हम एक फौजी की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, सामने वाली फौज ने हमारा एक सिपाही मार दिया, अब हमको आगे बढ़ना है या पीछे होना है? बिल्कुल ठीक। कह रहे जी आगे बढ़ना है। हम्म। मैं कहा फिर कोरोना को मारना तैयार हो जाओ। जी जी जी। मुझे कई मीडिया ने कहा हम्म। कि शंटी जी, आप शमशान में रात को 2-2 बजे तक, वो 21 दिन तक बाहर ही नहीं निकले शमशान से, दूसरे वाले कोविड में। हम्म। मैंने कहा यार देखो, फौजी की तरह काम कर रहे हैं 25 साल से, तब 25 साल हुए थे। हम्म। और फौजी अगर लड़ाई लगने पे हम्म। घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कराएगा, उसको रणभूमि में लड़ना पड़ेगा। हमारी रणभूमि है शमशान घाट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो घर जाने वाला हूँ नहीं, अब मौत आती है आ जाए। और फौजी वही थोड़ी होता है जो बॉर्डर पे खड़ा होता है, आप जो देश की सेवा करने वाला फौजी होता है। एवरेज सिविलियन इज फौजी, जी। अगर वो देश के लिए काम कर रहा है। अगर वो देश को दिल में रखकर वो काम कर रहा है तो वो है। तो आप ये 30 साल से सर, ये काम आप 30 साल से आप ये काम कर रहे हैं। अ, मुझे एक आपसे सवाल ये पूछना है कि जैसे आपके बेटे ने डिजास्टर मैनेजमेंट में ये किया है, तो अगर हम सुविधाओं की बात करें तो क्या लगता है आपको कि उस समय का सिनेरियो कैसा था? सुविधाओं का क्या, उतनी सुविधाएं, कहाँ कमी थी सर? बस ये किस मेरे समय का? जब ये कोविड हुआ और उस समय जब इतनी हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था और हम तो घरों में थे, और मतलब मुझे बोलते हुए थोड़ा सा शर्म भी आ रही है कि हम घरों में पकवान बना रहे थे सर। मुझे बड़ी लज्जा आ रही है ये बोलते हुए कि हम कभी पापड़ी बना रहे हैं, कभी हम कोई डिश बना रहे हैं, क्योंकि जो नौकरी वो तो पेशा। मकसद ये था ना कि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे, जी। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए, और ताकि सारे घर वाले इकट्ठे बैठ सके, बाहर ना जाए, तो ये जी। एक ही काम रह गया था, टीवी देख लो या खाना खा लो। जी। वॉक करने भी बाहर नहीं जा सकते थे। नहीं जा सकते थे। तो कईयों की पत्नियों को तो बहुत फायदा हो गया कि उनके पति कुकिंग सीख गए।
ये तो बात है, ये भी हुआ है। ये तो बात है। लेकिन एक तरफ जहाँ घरों के अंदर अलग अलग पकवान बन रहे थे, वहां दूसरी तरफ आप तो घर से ही बाहर निकल गए। और उस समय मैं ये आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि उस समय आपको क्या फील हुआ? देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है ना? आपने तो प्रैक्टिकल किया है, थ्योरी तो कोई भी पढ़ ले। तो वो मैं प्रैक्टिकल जो आपने किया और आपने महसूस किया, आपने देखा, उस समय आपको कभी कभी अपने ऊपर लाचारी भी आती होगी कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ। तो वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने थ्योरी भी की है, मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से मैंने भी कोर्स किया हुआ है। अच्छा। जो बेटा मेरा कोर्स लंदन से करके आया है वो बहुत अच्छे स्तर पे करके आया है, और हम्म। वो तो पढ़ाता भी है बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट में। हम्म। लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई डर या शर्म नहीं है। कोविड के उस भयानक समय में बहुत कमियां थी, कमियां थी। बहुत ज्यादा कमियां थी। आप ही हम बता सकते हैं। हम तैयार नहीं थे। हम्म। ना हमारे हॉस्पिटल तैयार थे, ना हमारे एम्बुलेंसेस तैयार थी, ना शव वाहन तैयार थे। हम्म। और 4 लोगों ने ना बहुत लूट खसोट की है इसमें। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, फार्मा कंपनियों ने बहुत सारी, हम्म। लैब्स ने, ऐसे टाइम में ऐसे कैसे हो और जाता है? इंश्योरेंस कंपनी ने। मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ इतनी कि मुश्किल। 400 रुपए वाला टेस्ट हम्म। 10-10 हजार रुपए में किया उन्होंने। ये तो सही कह रहे हैं। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो चैलेंज करिए मेरे को कि 2 हजार वाला इंजेक्शन 2 लाख का बिका कि नहीं बिका दिल्ली में? बिका होगा। 100%। 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50 हजार का बिका कि नहीं बिका? 100%। फिर, बिल्कुल। और जिस बीमारी का इलाज नहीं था, हॉस्पिटल वालों ने 30-30 लाख रुपए का बिल बना दिया उसका। और इतनी मुश्किल की घड़ी में आपको मतलब पैसा कमाने की सोच रही है? पैसा सोचिए। नहीं कमा रहे थे, नोच रहे थे, वो नोच रहे थे, उन लाशों से पैसा कमा रहे थे। आपको पता है जो मेरे ऊपर 11 FIR हुई है वो क्या थी? हाँ, मैं पूछने ही वाली थी आपसे। वो यही है कि जिस हॉस्पिटल में किसी के परिवार की डेड बॉडी होती थी, मैं साथ जाके जबरदस्ती उठवा के ले आता था डेड बॉडी। उन्होंने बहुत मेरे खिलाफ कंप्लेंटें करी, मार कुटाई भी हुई, पुलिस भी बुलाई, गुंडे भी बुलाए, मार्शल भी बुलाए। हम्म। मैंने कहा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे चुने हुए नुमाइंदे, हम्म। जिन्हें हम कहते हैं इलेक्टेड पर्सन, और बहुत सारे ऑफिसर्स, सबने अपने मोबाइल ही बंद कर दिए। बताइए। उनको ये लगता है कि हम तो क्वालिफाइड ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ। हम्म। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे देखो, मैं कहता हूँ डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, ये तो भगवान का रूप है। बिल्कुल। एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले हम्म। कर्मी। हम्म। जैसे मैं शादरा में था तो वहाँ एक DM साहब थे, संजीव कुमार जी, IAS अफसर। उन्होंने खुद क्वारंटीन सेंटर चलाए, खुद को भी कोविड हो गया उनको। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम्म। कहीं कहीं हॉस्पिटल में देखता था, हमारे GTB हॉस्पिटल में, जहाँ वहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा डेड बॉडी हमको GTB से आती थी पर डे। एवरी डे। उफ। क्योंकि हुआ क्या कि वेंटिलेटर नहीं थे। वेंटिलेटर थे तो चलाने वाला कोई नहीं था। बताइए। ये बड़ा काम गड़बड़ हुआ। वो फिर ऑक्सीजन की कमी आ गई। एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोग मर गए, एक रात में। दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म हो गई। ये जो कहर आया ना, इसने हमें हमारी औकात दिखा दी। कि हम हैं क्या? हम कहीं नहीं खड़े, हम जी जी जी। जीरो पे खड़े हैं। सर, आप 30 साल से काम कर रहे हैं, हम्म। तो भारत सरकार या दिल्ली सरकार, हम दिल्ली में रहते हैं, किसी किस्म की मदद मिली आपको? नो, फाइनेंशियली मुझे कोई मदद नहीं मिली है। तो ये कहाँ से, फिर मदद कहाँ से आई? लोगों से, जी। अपने परिवारों से, हम्म। अपनी कमाई का। हम सब बिजनेसमैन हैं। हम्म। जो हम कमाते हैं, हमारे तो गुरु नानक देव साहब ने ही हमें सिखा रखा है जी। कि दसवंध निकालो। हम्म। जो गुरु महाराज ने लंगर शुरू किया था, गुरु नानक देव साहब ने, आज तक खत्म ही नहीं हुआ जी। अब तो हमने शमशान घाट में लकड़ी का भी लंगर लगाया हमने। जिसको चाहिए फ्री ले लो लकड़ी। बताइए। बल्कि एक दिन लकड़ी खत्म हो गई, 60-66 डेड बॉडी थी, हम्म। लकड़ी नहीं थी। मैंने अपील डाली रात को हम्म। फेसबुक पे। हम्म। बड़ा अंदर से डर लग रहा था सुबह क्या होगा। हम्म। लाशें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती हैं। हम्म।
तो सुबह मुझे फ़ोन आता है अर्ली इन द मॉर्निंग कि शंटी जी आपकी हमने अपील देखी थी, हम 1,000 टन लकड़ी भेजेंगे आपको, अच्छा। 1,000 टन, हम्म। और भी 8 बजे से ट्रक आने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? कहने लगे मैं वेव सिटी का मालिक राजू चड्डा बोल रहा हूँ। मैंने कहा देखो परमात्मा को, अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया कि शंटी जी मैं 2 एम्बुलेंस भेज रहा हूँ। अरे वाह। अच्छा। स्लीप वेल कंपनी ने भेज दी एक एम्बुलेंस, और आपके बजाज एलियंस वालों ने भेज दी, टेक महिंद्रा ने भेज दी। लोग अपने आप सामने आने शुरू हो गए। सबने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति दी, जिसे आहुति कह दी सकते लोग। हैं, है ना। मतलब एक तरफ लोग अच्छा काम कर रहे थे, एक दूसरी तरफ लूट खसोट भी हो रही थी। हाँ, वो भी हो रही थी। अच्छा, एम्बुलेंस से मुझे याद आया, आप तो एम्बुलेंस में ही रहे हैं। मैं वहीं सोता था एम्बुलेंस वहीं सोते थे आप? में। 21 दिन रहा मैं शमशान घाट में। फिर खाना वगैरह कैसे? लोग दे जाते थे, कोई रात को चावल छोले दे जाता था डब्बे बना के, हम्म। जैसे समझ लंगर ही समझ लो एक तरीके से। बहुत अच्छी महिलाएं आती थी, सुबह सुबह को चाय ले आती थी, माताएं बहनें, हम्म। कि शंटी जी आप शमशान में बैठे चाय पी लो। हम्म। और वहाँ जो लोग आए होते डेड बॉडी के साथ हम उनको भी पिलाते थे। मैंने तो बड़े बड़े अजीब अजीब चीजें देखी है कि एक बच्ची शमशान घाट में अपने पिता की लाश को अपने यहाँ पे थाई पे रखा हुआ है, सिर पापा का, अकेली बिटिया। मैंने देखा यार 7-8 घंटे हो गए गर्मी में बैठी है, नंबर ही नहीं आ रहा उसका बेचारी का। उफ। मैंने उसको पानी पिलाया जबरदस्ती, फिर मैंने उसको चावल और शायद राजमा या कुछ चने थे, मैंने कहा बेटा थोड़ा कुछ खा लो, आप सुबह से बैठी हो। मैंने वो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। और ये जो आप एम्बुलेंस में रहे, तो बाकी परिवार फिर आपका? वो सब घर पे रहते थे। हम्म। घर पे क्या रहते थे, मिसिज मेरी रोटियां पैक कर भेजती रहती थी। वो भी तो काम करती थी। बेटा मेरा एम्बुलेंस में पेशेंट को इधर छोड़, उधर कर उधर कर। जी। बड़ा बेटा जो है कम्युनिकेशन में बिठाया हुआ था मैंने, कि कहीं कहीं एम्बुलेंस भेजनी है, कहीं दवाई भेजनी है, कहीं लाश उठानी है, वो कम्युनिकेशन पे रहता था। काम बांट लिया इंसान, हमने। इंसान होने के नाते कहीं कभी, दिल की बात पूछ रही हूँ आपसे, कहीं कभी एक सेकंड के लिए ये आया कि मैंने तो अपने बच्चों को भी इस काम में लगा दिया, कुछ कुछ हो तो नहीं जाएगा कहीं? कहीं लगा? नहीं ऐसा हुआ ना जी, पहला जब कोविड आया और हम सब कोविड में चले गए, हम्म। चारों अलग अलग कमरे में थे हम। फिर जब उन्होंने देखा चारों को हो गया, तो हमने कहा इकट्ठे ही हो जाओ फिर। बिल्कुल। फिर हम इकट्ठे एक कमरे में हो गए। हम्म। फिर जो मेरी रात थी ना, जब मैं डेथ बेड पे चला गया और बच गया, हम्म। तो मुझे लगा कि अब मुझे जीवन परमात्मा ने इसलिए दिया है कि बेटा तू अब काम करेगा। मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होगा, अब मुझे हम्म। मौत नहीं आ सकती, क्योंकि हम्म। परमात्मा ने मुझे अब इस काम के लिए लगाया है। और जो मेरी माँ कहती थी ना कि तू गुरु गोविंद सिंह का पुत्र है। हम्म। मुझे उपराष्ट्रपति जी का फोन आया, वेंकैया नायडू जी का, हम्म। कि शंटी जी हम टीवी पर आपको देख रहे हैं, जैसे सुना था आपकी कम्युनिटी के लिए, आज वैसा मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा जी क्या? कहते 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ। क्या बात! कितना हौसला बढ़ता है। मुझे रात को 2:30 बजे एक बार प्रधानमंत्री जी का फोन आया अरे वाह। अच्छा। कि शंटी जी हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से आप लावारिस लाशों की सेवा करते रहो, जय हिंद। कितनी ऊर्जा बढ़ती है सर। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात। बात है। पर जैसे मैं अगर वाइफ्स की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, हर महिला को लगता है कि भाई मेरे पति को नहीं होना चाहिए कुछ। कभी ऐसा हुआ कि जब आप ये निकलने लगे कि दरवाजा बंद करके बोला हो आपकी वाइफ ने कि मत जाओ? नहीं, उनका एक ही कहना होता था कि खाते रहना कुछ ना कुछ, तुम भूखे नहीं रहना। मैं थोड़ा डायबिटिक भी हूँ, तो कहने लगे अच्छा। ऐसा ना हो कि आप, और सच बताऊं मैं 8-8 घंटे कुछ नहीं खाता था, फिर भी मिलता ही कुछ नहीं था। ओ कोई कोई हो। केला खिला देता था, केला खा लेता था, कोई जूस पिला जूस, उससे शुगर और बढ़ गई वहाँ मेरी, 400-500 तक चली गई शुगर। अच्छा। और मैं गिर गया एक दिन वहाँ पे, हॉस्पिटल लेके गए, शाम को ठीक हुआ, फिर आ गया शमशान घाट में। आपने ऐसा ऐसा मंजर देखा है, हर उम्र के लोगों को आपने, वे कहते हैं ना कि उनकी सतगति आपके हाथों से हुई है। तो मैं आपको एक सच बात बताऊं कि शायद आपको भी ये एहसास नहीं है, मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ, आपको एहसास नहीं है कि कितने लोगों की आपको दुआएं लगी हुई हैं, कितने लोगों की दुआएं लगी हैं, और कितने खुशनसीब हैं आप आज भी। अगर आप इस रफ्तार से काम कर रहे हैं ना, तो जो अपने हाथों से आपने किया है उनका, वो आपको लग रहा है न जाने कितने जन्म के आपके, वो कह सकते हैं कि क्या पुण्य कमाया आपने, बताइए। पता नहीं अच्छा। कैसे हो गया, सच बोलूं मैं आपको। हाँ।
पता ही नहीं मुझे क्या। पता ही नहीं कैसे हुआ। अच्छा, इस दौरान, इस मुश्किल की घड़ी में आपने रिश्तों की ताकत, रिश्तों की मजबूरी या रिश्तों की कमजोरी क्या महसूस की? क्योंकि आप तो देख रहे थे फैमिलीज को, कोई ऐसे भी होंगे जो दूर होंगे, शव यहाँ पड़ा है लेकिन परिवार है, लेकिन दूर है कि भैया हमें कोविड ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। वो कुछ आपको याद है? कुछ बताइए ना। मर गए थे रिश्ते, है ना? जो गुरबानी में लिखा था ना, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहुदिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, कौन आवत नेरे। आप सगे रिश्तों की बात कर रहे हैं? प्रत्यक्ष बता रहा हूं मैं आपको अच्छा। कि बच्चों ने लाश को बाप की हाथ लगाने से मना कर दिया, और एक आंटी जी को मैंने कहा भाई अंकल को ले जा रहे हैं, आप दर्शन कर लो, तो 10 मीटर दूर से कह रहे नहीं नहीं ले जाओ, कर लिया दिया। उफ। ये हालात थे कि बाप में, पति में लोगों को भूत दिख रहा था, लेकिन बाद में उनको उसकी प्रॉपर्टी में भूत नहीं दिखा, कार में भूत नहीं दिखा, सारा माल छीन लिया बाद में उन्होंने, खा गए सारा मार के, अस्थियां तक लेने नहीं आए। बहुत बुरा हाल किया लोगों ने, सच्ची बोलूं मैं, बहुत ज्यादा बुरा हाल। मतलब इतनी रिश्ते मतलबी तार दुनिया तार हो हो गई गए है? जी, सब रिश्ते तार तार हो गए। इतनी मतलबी दुनिया हो चुकी है? हाँ, मैं सच बोलूं तो बहुत, मैंने तो अजीब अजीब शॉट्स देखे, मतलब कोविड के इसमें बच्चे भी थे, छोटे बच्चे। हाँ, मेरे पास तो 2 महीने की बच्ची की लाश भी आई, जो मैंने अपने हाथ से दफनाई। 7 साल के, 6 साल के बच्चे भी आए। इंसान कुछ होने के बातें तो, नाते। कुछ बातें ना मुझे भूलती नहीं है। एक माँ जी आए, हाँ। मेरे शमशान घाट के बाहर बैठे थे। हम्म। लोग तो ना, जिनके घर से कोई जाते जाता है बेचारा रोता ही है, 10-20 बार तो मैं ही रो लेता था, कितना भी इंसान मजबूत दिल का हो। बिल्कुल। लेकिन वो जो लग रहा था यार सारे मर रहे हैं, कहर कहर की सीमाएं पार हो गई। और सर सेकंड वेव में तो कुछ चल चला, ज्यादा ही हो गया चल था। चला थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी को मैंने कहा, मैं कहा माता जी, आपको मैंने 10-15 दिन पहले भी शायद देखा है, आप पहले भी आए थे। तो कहने लगी बेटा, मैं ना दोबारा विधवा हो गई हूँ। ये बात जब उन्होंने कही तो मैं मतलब बड़ा शॉक्ड हुआ। वही तो। मैं कहा माता जी मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। हम्म। कहती बेटा जब मैं 15 दिन पहले आई थी तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। हम्म। 26-27 साल का मेरा बेटा, मैंने सोचा अब ये मेरा बेटा भी और मेरा पति भी मुझे पालेगा, आज वो भी चला गया। निशब्द हो उस गई। माँ के जो आंसू थे ना, उनकी जो चिंगाड़े थी। और ये तो आपने माँ से बात की, लेकिन कितनी माएं हैं, कितने परिवार हैं जो बिल्कुल खाली हो गए। खाली लोगों के कारोबार चले गए, लोगों के मकान बिक गए, गहने बिक गए, फिर भी लोगों को शर्म नहीं आई यार, हॉस्पिटल वालों ने लूट लिया, उनको लूट लिया। 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए के बिल यार, जिस जिस चीज के इलाज ही नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ कोई भी बीमारी हो आप ये सब करो जो आप कह रहे हो, लेकिन हम्म। ऐसे समय में जब आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, हाँ, क्यों नहीं, आप जो लूट रहे हो आपके परिवार के साथ भी तो हो सकता है, ये क्यों कर्म नहीं। है, ये कर्म है अपने लेकिन इंसान उनको को। उनको बताऊं मैं आपको, हाँ जी। जिन्होंने भी किया है ये, हम्म। उनको फलेगा नहीं है। आपने जो देखा है, देखिए हम तो वो देख रहे थे जो टेलीविजन पर हमें दिख रहा था, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, आपने प्रत्यक्ष देखा है। और बहुत कुछ देखा है। हम वही बिलीव कर रहे थे जितना टेलीविजन में बताया जा रहा था। हमें नहीं पता असलियत में क्या है, असलियत तो आप बता रहे हैं हमें। मैंने आपको तो 2% भी नहीं बताया। तो ये सेवा होती रही टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोविड, उसका थोड़ा सा बताइए। कहीं कुछ राहत मिली कि अब थोड़े केसेस कम आ रहे हैं? टुवर्ड्स द एंड का वो मुझे थोड़ा सा बताइए। नहीं, ऐसा था ना पहले, जैसे बीच में 300 बॉडी आनी शुरू हो गई, बाहर लाइनें लगनी शुरू हो गई, हम्म। फिर धीरे धीरे जाके 20 दिन रहा पूरा जोर। हम्म। उसके बाद फिर 50 कम हुई, फिर 25 कम हुई, ऐसे करते 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 जाके 1.5 महीने बाद नॉर्मल हुआ। हम्म। 1.5 महीने बाद। ईश्वर ना करे, मैं आप सबसे कह रही हूँ साथियों, ईश्वर ना करे कि दिन हमें दोबारा देखना पड़े और ऐसा कुछ दोबारा हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है दोबारा, कई बार भविष्यवाणियों में सुनते हैं, थोड़ी घबराहट भी होती है,
क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा देश अब फिर से तैयार है? जीरो पे खड़े हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? वहीं खड़े हैं, कुछ कुछ नहीं है। अच्छा जी, कुछ नहीं है, वहीं खड़े हैं। विस्तार कीजिए इस बात का। कोई तैयारी नहीं है। वो सारे कहते हैं फौजी बड़ा काम करते हैं। कोई अपने बच्चे को फौज में भेजता है? सही कह रहे हैं। किसी एक नेता का नाम बताइए मुझे। मैं भी यही सोच रही थी, किसी किसी एक एक। फिल्म एक्टर का नाम बताइए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसका बच्चा आपको फौज में गया हो। इसी प्रकार हम वहीं खड़े हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम जीरो हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तो अब सबको सीखनी चाहिए। जबकि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, वही कंपलसरी होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा ना स्कूलिंग से ही स्टार्ट कर देना देखिए, चाहिए। डिजास्टर सिर्फ कोविड के रूप में नहीं आएगा। हम्म। अभी जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध का माहौल बन गया था, बिल्कुल दैट वाज डिजास्टर। बिल्कुल। हम्म। भूचाल आ जाए, डिजास्टर। हम्म। बाढ़ आ गई, डिजास्टर। बादल फट गया, डिजास्टर। उसमें आपकी तैयारी तो चाहिए ना जी। बिल्कुल। लोगों को रोटी कैसे मिलेगी, डॉक्टर कैसे मिलेंगे, एम्बुलेंस कैसे मिलेगी, क्या अगर 100 डेड बॉडी इकट्ठी आ जाएगी, जलाने का साधन है या नहीं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन है या नहीं? मैं बेड्स तो हैं या जब नहीं? नेपाल में भूचाल आया था, मैं वहां भी 10 दिन सेवा करके आया था। अच्छा। वहां भी मैंने 130 बॉडी के करीब जलाई थी। मैंने सुशील कोइराला जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे बकायदा अपने घर बुला के सम्मानित भी किया था। हम्म। छोटी छोटी कंट्री कर रही है इसके लिए, डिजास्टर के लिए। हमारे लिए डिजास्टर मैनेजमेंट स्कूलों में कंपलसरी करना पड़ेगा, कॉलेजों में कंपलसरी करना पड़ेगा, और एनसीसी वगैरह की ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। जी। विद बिल्कुल। इक्विपमेंट्स। हवाबाजी में नहीं। क्योंकि एनसीसी की ट्रेनिंग हर स्कूल में भी नहीं होती है सर। ना। ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर स्कूल में एनसीसी कैडेट्स होने चाहिए। यस। हम्म। क्योंकि वो जैसे अमेरिका में है कि 1 साल मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी लेनी ही पड़ती है। इजराइल में है सर, 2 साल आप ट्रेनिंग लोगे ही लोगे, चाहे आप फीमेल है या मेल है। अब जैसे जापान है, वहाँ भूचाल बहुत आते हैं, जी। अर्थक्वेक बहुत आते हैं। जी। तो वहाँ कुछ बातों में उन्होंने पका दिया स्कूल से ही हम्म। कि मकान लकड़ी के बनाने हैं, हर घर में डिजास्टर किट होगी अटैची की तरह, जी। उसमें 2 दिन का सामान होगा। हम्म। क्योंकि कोई भी कितना बड़ा भी डिजास्टर आ जाए, मैं समझा देता हूँ हाँ आपको। जी। चाहे हवाई जहाज गिर गया, ट्रेन गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, तूफान आ गया, भूचाल आ गया, हम्म। 48 घंटे बहुत भारी होते हैं उसमें, पहले 48 घंटे। पहले 48 घंटे। उसी में जो आदमी बच गया, उसमें जो बंदे ने इंतजाम कर रखा है वो बच जाएगा। हम्म। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। जैसे बंकर्स होते हैं, अब इसराइल में तो घर के नीचे बंकर होना ही होना है। देखो हर चीज का हर देखो, जापान का डिजास्टर अर्थक्वेक है, हम्म। इजराइल का लड़ाई है, जी। युद्ध है। जी। हमारे यहाँ 2 चीजों में बहुत जरूरत है, स्वास्थ्य में और शिक्षा में। यही मेन है पिलर्स। हम्म। इन 2 चीजों में अगर हम जान लगा दें अपनी। हम्म। अच्छा शंटी जी, जब भी हम कोई काम करते हैं और उसको पहचान मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि अब और ऊर्जा के साथ हमें काम करना है। और ना एक किसी बुजुर्ग ने मुझे एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि बेटा तैयारी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो अब राष्ट्रीय स्तर पर जब आपको पहचान मिलती है और आप के कान में पहली बार पड़ता है कि जितेंद्र सिंह शंटी को अ, पद्मश्री से नवाजा जाना है, वो क्या मंजर था, थोड़ा बताइए। सच बात है कि मैं तो किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा था, हम्म। लेकिन हालात ने ऐसे करा दिया। पहले तो मुझे फ्रांस की सॉर्बोन यूनिवर्सिटी ने ऑनरी डॉक्टर की उपाधि दी, अच्छा। हम्म। और इन बिटवीन मुझे 25 जनवरी 2021 में हम्म। रात के 11 बजे के करीब, मैं तो सोया हुआ था, मुझे फोन आता है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि शंटी जी बधाई हो, आपका नाम पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया गया है। मतलब आप नींद से उठे और आपने ये बात सुनी? कहने लगे टीवी लगाइए, इस नीचे स्क्रॉलिंग में नाम आ रहा है आपका। एकदम नींद फाख्ता हो गई होगी। उसके बाद तो हजारों की तादाद में फोन आने लगे। हाँ जी। जब मैं अवार्ड लेने गया, क्योंकि मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो यमुना पार में पहली बार पद्मश्री आया है। क्या बात।
आज़ादी के बाद। हम्म। और कुल 3,000 से के करीब अवार्ड कुल ही दिए गए आज तक। जब हम्म। से देश आज़ाद हुआ 3,000 लोगों को पद्मश्री मिल गया, जिसमें से 200 ही होंगे, बाकी तो सब बेचारे, क्योंकि मिलते मिलते बुजुर्गों में मिलता है। जी। जब मैं अवार्ड लेने गया तो मुझे माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री सब वहीं थे। जी। चाय पिलाई सबने, सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, जो और लोग बैठे थे, तो कहने लगे, शंटी जी आपको कैसा लग रहा है, आप हम्म। आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है। मैंने कहा जी अवार्ड मुझे नहीं मिला है। कहते क्या हम्म। मतलब? मैंने कहा जी मेरे ड्राइवरों को मिला है, क्या बात। मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है। मेरे लिए तो ये जिम्मेदारी है कि कल को देश में कभी भी कोई आपदा आएगी तो जितेंद्र सिंह शंटी और शहीद भगत सिंह सेवादल खड़ा मिलेगा आपको। वाह, क्या बात। ये अवार्ड नहीं है मेरे लिए। और जब आपके सीने में वो मेडल लगाया गया तो उस समय दिल ने क्या कहा आपसे? चुपचाप दिल ने क्या कहा? दिल ने यही कहा कि बेटा अब तू देश का हो गया है। जिम्मेदारी अवार्ड ऐसे मुझे नहीं ना कहते। बचपन से तिरंगे से बहुत प्यार है, सबको ही है वैसे तो, हम्म। लेकिन पता नहीं मेरे को बचपन से ही है। तो मैं, क्योंकि मैं भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, भगत सिंह जी की कुर्बानी इसीलिए हुए तिरंगे के लिए। हम्म। तो मैं इंटाइटल आ गया हूँ, जब जाऊंगा तो राजकीय शौक के साथ तिरंगे में जाऊंगा। आपकी बहुत जरूरत है, ऐसी बात भी ना आप करें बिल्कुल। ठीक है, वो हिस्ट्री है, वो सबने जाना है। जी लेकिन जी। मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि मैं तिरंगे में जाऊंगा। ये तो बात बहुत। मैं तो ये भी दुआ करूंगा कि ऊपर वाला मुझे जन्म दे तो भारत में ही दे, क्या बात। इसी मिट्टी में। इसी मिट्टी में दे, है ना। वो कहते हैं ये दीवानगी है, मोहब्बत है या जुनून, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो तुझसे है मेरे देश की मिट्टी वो और किसी से नहीं, किसी से नहीं है। दोनों बातें, एक तो इस देश में जन्म दे हम्म। और गुरु गोविंद सिंह जी का बेटा बना के दे। क्या बात। क्योंकि ये जो ताज है ना जो बख्शा हमें, ये ताज गुरु साहब ने बख्शा हमें, इसकी इसकी बिल्कुल। बहुत बख्शिश है जी। ये तो बचपन में, आप जिस ताज की बात कर रहे हैं, बचपन में आपको बचाया ही इसलिए क्योंकि आपके जो कर्म थे वो ये होने थे, जरूरत थी आपको, देश को आपकी जरूरत थी। बल्कि 5-6 साल पहले की बात है, मैं लक्ष्मी नगर में जा रहा था तो एक महिला बस से गिरी, या बस उसके ऊपर से निकल गई, उसकी डेथ हो गई स्पॉट पे। अच्छा। तो मैं निकला तो वहां बहुत रश था। तो मेरी आदत है कि मैं तो आगे तक जाके जरूर देखता हूँ। तो लोग अपने अपने मोबाइल निकाल के फोटो खींचते रहते हैं और तो कुछ करते नहीं है, ना कोई हाथ लगाता है ना कुछ। अच्छा, मेरी गाड़ी भी ना पीछे रह गई, वो हम्म। एम्बुलेंस हम्म। कम से कम भी तो 500 मीटर पीछे। अच्छा। मैं पैदल गया, अभी रश क्यों लगा हुआ है, कारण क्या है? तो किसी ने ये आवाज से कहा भी था कि एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया है। तो मैं गया तो एक अधेड़ अवस्था की माता जी थे, उनकी उम्र 50-60 के बीच में होगी, तो वो मर गए थे बेचारे। हम्म। अब बड़ा दृश्य, बड़ा ना डरावना भरा हुआ था वहाँ, ब्लीडिंग ब्लीडिंग। तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ साधन नहीं अगर मेरी गाड़ी पास होती तो शॉल भी पड़ी होती है। हम्म। तब मैंने अपनी टर्बन खोली, हम्म। तब मैंने टर्बन खोली उसको अपनी। अच्छा। तो नीचे हम छोटी भी एक दस्तार बांधते हैं, तो मैंने हम्म। टर्बन खोल के उनके ऊपर डाली। वो किसी ने वीडियो वायरल कर दी। हम्म। तो मुझे कुछ लोगों के फोन आए कि आपने तो यार अपनी दस्तार की बेइज्जती कर दी। बताइए। मैंने कहा यार, दस्तार गुरु साहब ने दी इसीलिए है, दी इसीलिए। किसी की इज्जत ढकने के लिए है। बिल्कुल। मैंने कहा मैं, मेरा दिल खुश है कि मैंने ठीक किया, बात एक खत्म। मुझे बहुत पुराना इंसिडेंट भी याद आ रहा है, तब भी ये बातें हुई थी कि कोई डूबता इंसान था, उसे बचाने के लिए एक सरदार जी ने अपनी टर्बन खोल के। बनाए, देखो ये चीजें परमात्मा ने हमें किस लिए दी है? किस लिए दी? गुरु साहब ने रक्षा के लिए दी है। ऐसे ताज का फायदा क्या है जो किसी की रक्षा न कर सके, है ना। ऐसे तो नहीं कहा ना हाँ कि जी। 1.25 लाख से एक लड़ा, सही तभी बात। गोविंद सिंह अच्छा, अभी ये टर्बन की बात हुई है, मैंने ना आपको जब भी देखा है, आप पीली पगड़ी में क्यों रहते हैं हमेशा? मैंने और किसी और रंग की पगड़ी आपको पहनते नहीं देखा, थोड़ा सा ये बताइए ना। भगत सिंह के दीवाने हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम्म। उन्होंने कहा था कि बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, हम्म। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। हम्म। सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला, मेरा मेरा रंग दे रंग दे बसंती बसंती। चोला। तो क्या बात। वो जब मैं पहनता हूँ ना तो भारत माता की जय। मेरे अंदर एक हम्म। फील आती है कि मैं भगत सिंह जी के ना खून के बराबर तो हूँ।
ये भी तो हो सकता है कि आत्माएं आती हैं, क्या पता उनका कोई अंश, उनकी आत्मा कहीं सच ना बोलूं कहीं। मैं, हाँ जी। भगत सिंह जैसी शख्सियत पैदा नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती सर। और आप जैसे वो 23 साल में उन्होंने क्या कर दिखाया। आज के युवा की अगर हम बात करें तो 23 साल का वो भी युवा चाहते क्या तो कर। शादी करते, बिजनेस करते, पॉलिटिक्स करते। मेरा ख्याल एंगेजमेंट तो उनकी हो गई थी। हो गई थी उनकी। हाँ जी। दो तीन बातें उनकी बड़ी मशहूर है कि जब पूजा पाठ नहीं करते थे वो, हम्म। लोग तो उनको नास्तिक भी कहते थे। परिवार उनका आर्य समाजिक था। हम्म। तो भगत सिंह जी के मम्मी जी विद्यावती जी उनको जपजी साहब का गुटखा उनको जेल में दे के आए। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा। जी। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ वो घर वापस भिजवा दिया और एक लेटर लिखा कि माँ, सारी जिंदगी मैंने कर्म किए हैं, मैंने पूजा पाठ नहीं किया, अब फांसी होने वाली है और अगर मैं अब पूजा पाठ करूंगा तो भगवान सोचेगा मैं डर गया हूँ। ओह, क्या गहरी सोच। और ये पूजा पाठ ही तो है। आप अपने देश के लिए जो कर रहे हो ये पूजा पाठ से कम है, बताइए। आप पूरी दुनिया का सर्वे करा लीजिए, वोटिंग करा लीजिए कि सबसे चर्चित नाम कोई आएगा तो भगत सिंह का निकल बिल्कुल ठीक। इसको। अच्छा, मैं यहाँ से भगत सिंह जी की एज से मैं आज के युवा की एज जोड़ती हूँ। 23 साल में उन्होंने क्या कर दिखाया। कमाल है। और आज 23 साल का बच्चा क्या कर रहा है। सो के नहीं उठता। देखिए, हम 23 में मरे या 83 में मरे, आए, खाया पिया, सोए, मर गए, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन भगत सिंह को सब पहचान रहे हैं। बिल्कुल। गुरबानी में लिखा है, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने हिते पाइए पूर्ण परमानंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनका जज्बा ही अलग था, पता नहीं क्या चीज थे वो। जिस भगत सिंह से आप इंस्पायर हुए, आपने अपनी संस्था का नाम भी रखा। और आज अभी हम यूथ की भी बात कर रहे हैं। प्लीज आज के हमारे यूथ के लिए कुछ कहिए। देखिए, मैं यूथ को तो यही कहता हूँ कि आज ठीक है, आप पढ़ाई बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, हम्म। माँ बाप भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पैसे में लीन हो गए हैं, गुरूर में आ गए, कईयों ने माँ बाप को तो छोड़ ही दिया। मैं अक्सर बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में भी, वैसे भी, कि सभी माँ बाप को कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जीते जी सब कुछ अपने बच्चों के नाम ना रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने सब कुछ करा है ना, वो या तो वृद्धाश्रम में है या अनाथालय में है। ये इतना दुखद है ना शंटी जी, इतना दुखद है। हमारे देश का ये नहीं कॉन्सेप्ट था बिल्कुल भी। बहुत डर इतने वृद्धाश्रम बन रहे हैं। और जिनके जो माँ बाप बहुत फख्र से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में हैं, उन सब की लाशें पड़ोसियों के कंधों पे जा रही हैं। बच्चे नहीं आ रहे उनकी लाश पे। बच्चे नहीं आ रहे। हाँ। मैं तो रोज फोन करता हूँ ना कि डेड बॉडी पड़ी है, आ जाओ। हम्म। नहीं अंकल, आप करा दीजिए, हमारे पास तो छुट्टी नहीं मिली अभी। पैसे भेज देंगे। बस पूछो मत, जो हालात है बस मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने तो ऐसे ऐसे शॉट देखे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको कि घर में 3 3 4 4 दिन तक माँ बाप की लाश सड़ती है। उफ, पड़ोसियों के फोन आते हैं कि शंटी जी स्मेल आ रही है देखो, फिर पुलिस बुलाते हैं, फिर 3 दिन तक वेट करते हैं, फिर संस्कार कराते हैं, बच्चे नहीं आते। नहीं आता। अमीर की और गरीब की मौत में बड़ा फर्क है जी। कैसे। अमीर के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है ना, मम्मी की, पापा की, हम्म। काले काले चश्मे लगा के शमशान घाट में आ जाते हैं, एक आंसू नहीं गिरता जी उनका। चश्मा गिरता, क्यों नहीं गिरता? क्यों नहीं करता। सब कुछ तो दे गए वो, मकान दे गए, जायदाद दे गए, गाड़ी दे गए, फैक्ट्री दे गए, इंडस्ट्री दे गए, हम्म। खुद ही तो गया ना, सब कुछ तो यही है। और जो गरीब के बच्चे रोते हैं जी, आत्मा से रोते हैं जी, कलेजा फट जाता है हमारा भी जब देखते हैं कि वो चिपट चिपट के रोते हैं। उनको पता है कि हमारा सब कुछ चला गया। दुनिया खत्म हो गई। उसने उसने बच्चों की पढ़ाई की फीस भी देनी थी, रसोई का खर्चा भी देना था, मकान का किराया भी देना था, दूध के पैसे भी देने थे। उनको लगता है कि हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, इसलिए रोते हैं वो। अमीर का बच्चा तो रोता भी नहीं है जी आज की तारीख में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मरने मरने में भी फर्क है। दुनिया को दिखाने के लिए वो काला चश्मा जरूर पहन लेते हैं। काला चश्मा पहनते हैं, फिर क्रिया करेंगे, फिर 5 स्टार की तरह चाय पानी होगा वहां पे,
बिल्कुल ठीक। वो भी इसलिए होगा कि दुनिया को दिखेगी मैंने अपने बाप के लिए होके, बाप के माल से ही कर रहा है, अपने माल से थोड़ा कर रहा है। बाप तो छोड़ के गया ना माल। और जो क्रिया की बात आप ये कर रहे हैं, अमीर की क्रिया में ऑर्किड्स होते हैं, महंगे महंगे फूलों को सजा दिया जाता है। और दावे से कहता हूँ अमीर आदमियों के माँ बाप के घर, माँ बाप की फोटो उनके घर पे नहीं होगी, मैं दावे से कह देता हूँ। जगह ही नहीं उनके घर में उनकी फोटो के लिए। जिन्होंने पितरों का सम्मान नहीं किया, वो तो फिर क्या बोले। और ये एक बात और बता दूं हम्म। मैं स्टडी करता रहता हूँ, गुरबाणी में लिखा है जीवित पितर न माने कोई मुए श्राद्ध करावे। बाद में हम खिला रहे हैं पंडितों को पूड़ियाँ, कौवे को दे हलवा, रहे हैं, कुत्ते खीर। को दे रहे हैं, गाय को दे रहे हैं। अरे बाप तो भूखा मर गया। बिल्कुल ठीक। बल्कि एक बारी तो मेरी बात पे कोई हंस 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 पड़े लोग। शमशान घाट में 4 बेटों की माँ थी, अच्छा, अकेली रहती थी। 4 बेटों की माँ अकेली? एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। और जब उसकी डेथ हो गई, भूखी प्यासी मर गई बेचारी। उफ। तो जब संस्कार होने लगा तो पंडित जी ने कहा कि इनके मुंह में घी डालो, देसी घी। तो मैंने खड़े खड़े ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा जीते जी डाल देते तो मरती ना है, तो मरने के बाद डाल रहे हैं इसके मुंह में। बहुत बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे देश में, बता दूं मैं आपको। बहुत बड़ा चेंज आया है, और जो ऐसा कर रहे हैं उनके बच्चे उनके साथ उससे ज्यादा करेंगे आप। ये कैसी मॉडर्नाइजेशन हो गई शंटी जी? मेरे कैसी पास मॉडर्नाइजेशन है ये? मेरे पास सीमा जी महीने में 1-2 फोन आते हैं कि शंटी जी हमारे पास गाड़ियां हैं, जायदाद है, कोठियां हैं, लेकिन हम संस्कार चाहते हैं कि आप करना, हमें उम्मीद नहीं कि हमारे बच्चे संस्कार करेंगे, हम बिल आपके नाम करके जाएंगे। उफ। ऐसे ऐसे लोगों को मुझे फोन आते हैं। किसी का फोन आता है शंटी जी पता नहीं जीते जी हम मरने के बाद हमारा संस्कार होना हो, इसलिए हर महीने 4 संस्कार हम हमारी तरफ से करा दिया जाएगा, हम पैसे भेजेंगे आपको। शंटी जी, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो जैसी खेती आप बोएंगे वैसी काटेंगे, कभी ना कभी तो, सच बात है, बिल्कुल सच बात है। कभी ना कभी काटनी पड़ेगी। मैं तो सबको कहता हूँ कि आपको, आप मत करो। दिल्ली में, एनसीआर में, कहीं भी आपको लगता है कोई आदमी गरीब है, मर गया है, उसका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं, आप हमारे को फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा, 8750674433। दूसरा नंबर है 9999979843। आप जुड़ना चाहते हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल से, एम्बुलेंस, शव वाहन, मोर्ची बॉक्स, ब्लड, कुछ भी सेवा लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और हो सकता है आपके दिल में हो कि हम भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, हम भी एक एम्बुलेंस दें, हम भी लकड़ी दें शमशान घाट के लिए, हम भी डीजल पेट्रोल दें, हम भी ड्राइवर के लिए कुछ करें। जी। तो तब भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, घर बैठे भी आप सेवा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न उठता है शंटी जी कि अभी आपने वॉलंटियर्स की बात की, ये जो भी कुछ कोविड का दौर रहा, कितनी मुश्किल का दौर रहा, कोई भी मुश्किल होती है वो कुछ समय बाद खत्म हो ही जाती है। इसके बाद आपको ऐसा फील हुआ कि पब्लिक आई है वॉलंटियर करने, आपके साथ जुड़े, लोग जुड़े या नहीं जुड़े? मुझे नहीं लगता कि 2% भी आया हो। अच्छा। कभी जिन्होंने अपने माता पिता की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां रख ली, हम्म। खुद तो आए भी नहीं संस्कार में। कभी किसी ने ये नहीं आके क्या कहा कि शंटी जी शहीद भगत सिंह सेवा दल के नाम पापा की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से एक रसीद काट दो, हम्म। या हम डीजल के पैसे दे दें। हम्म। क्योंकि हमारे पास तो अभी 15-20 डेड बॉडी की एवरेज पर डे है। 10 लाख रुपये महीने का खर्चा निकालना मजाक नहीं है। बहुत तो मुश्किल है। जमीन भी हमारे पास अपनी नहीं है, किराए की है। डीडीए को किराया देते हैं हम। मजे ले रहे हैं स्कूलों वाले फ्री की जमीनें लेके, मजे ले रहे हैं हॉस्पिटल वाले 1 रुपए की लीज पे जगह लेके, जी। और हम निशुल्क सेवा दे के भी किराया दे रहे हैं डीडीए को। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि 1 या 2% लोग भी आया हो। मुझे याद है दिवाली पे एक बहन जी मेरे घर आई, 2022 की बात है शायद। हम्म। अब मास्क लगाया हुआ था, दिवाली पे को आपके घर आ गया कोई मिठाई लेके, तो आप पूछोगे तो ना कहाँ से आए हो, क्या कहाँ? है। जी। तो मेरी मिसेज ने अंदर बिठा दिया, मास्क लगा हुआ था। तो फिर मैंने ऐसे बातों बातों पूछा, मैंने कहा बहन जी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कहाँ से हैं। तो बड़े वो रुआसे से हो गए, और मुझे कहने लगे भाई कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चा तीनों दाखिल थे, हम
मिलिट्री हॉस्पिटल में, हम्म। और मेरे जवान बेटे की डेथ हो गई थी। तो मैं खुद कोविड में थी, लेकिन आपने अपनी एम्बुलेंस से हमारी बॉडी वहाँ सीमापुरी मंगाई थी और संस्कार अपने हाथों से किया था। और फिर आपने क्या बोलते हैं, अस्थियों की सेवा भी करी थी। तो मैं क्या बताऊं कि मैं आपको अपना भाई बोलूं या अपने भाई। आपने मेरे बेटे का रोल भी अदा किया, उसके भाई का रोल भी अदा किया, उसके बाप का रोल भी अदा किया। तो और वो बोलते बोलते रो पड़े बेचारे, मतलब उनके दिल से बोले वो बहुत। हम्म। हम्म। तो जैसा आपने पूछा कि कुछ लोग आए या सामने या कुछ, मुझे लगता है अब सब भूल चुके हैं उन बातों को। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इतिहास की आपको है। पार्टीशन में जिनके परिवार गए, हम्म। हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन में, जी। आज तक नहीं भूले हैं वो। हम्म। सही कह रहे बहुत हैं। बड़ा कत्लेआम था। बहुत जबरदस्त। भोपाल गैस कांड वाले आज तक नहीं भूले हैं। हम्म। 1984 का कत्लेआम 40 साल हो गए, नहीं भूले हैं। लेकिन मुझे परसों शर्म भी आ रही थी एक बात पे, कि जो 40 साल पहले कत्लेआम हुआ, हम्म। उनको किसी न्यायालय से न्याय नहीं मिला। कुत्तों को न्याय मिल गया। वो अभी जो। कुत्तों को न्याय मिल गया सुप्रीम कोर्ट में। 84 के कत्लेआम वालों को न्याय नहीं मिला। ह्यूमन सही। राइट्स नहीं है काम आया वहां पे। बिल्कुल ठीक कह रहे सड़कों पे घूम रहे हैं आज भी कातिल, जिन्होंने सरेआम मारा। लेकिन घर के 10-10 लोग मार दिए उन्होंने। हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे दिल्ली जैसे शहर में 5,000 लोग मार दिए हों, और उनके कातिल सड़कों पे घूम रहे हों। और हिरन को मारने वाले सलमान खान को जेल में जाना पड़ा। बंदों को मारने वाले यहाँ सड़कों पे घूम रहे हैं, जगदीश टाइटलर जैसे, सज्जन कुमार जैसे। ऐसे ये हालात हैं। मैं तो इसलिए जिस प्रकार 84 नहीं भूलता, भोपाल गैस नहीं भूलता, विभाजन नहीं भूलता, कोविड का जो समय है जी, लोग 200 साल नहीं भूलेंगे, मैं दावे से कह देता हूं। क्योंकि कोई व्यक्ति बचा नहीं है। किसी के घर से गया है, किसी के परिवार से गया है, किसी के रिश्तेदारी से गया है, किसी की दोस्ती से गया है, किसी के बिल्कुल बिजनेस सर्कल में से गया है, किसी के मोहल्ले में से गया है। बिल्कुल बिल्कुल। गया तो है किसी ना किसी का कुछ। बिल्कुल कह सकते हैं कि इंसानियत को हिला के रख दिया, कह सकते हैं। ये अब यहाँ पर एक बात आती है, कभी कभी ना हम टीवी में देखते हैं कि एक नया वेरिएंट आ गया है। अब वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, ये बड़ों को अफेक्ट कर रहा है, बुजुर्गों को कर रहा है। तो ऐसी खबरें तो आप भी सुनते होंगे टीवी पे। तो आप एकदम सतर्क हो जाते हैं, मुस्तैद हो जाते हैं कि अब जरूरत पड़ सकती है। आप मीटिंग बुलाते हैं अपनी टीम की, कैसे करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। टीवी में देखते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी को लेटर भी भेजते हैं, जैसे लगता है कि हमें जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसमें भी दो बातें निकल के आती हैं कि मुझे लगता नहीं कि जितने साधु संत बाबे हमारे देश में हैं, कहीं किसी और कंट्री में हो। सही कह रहे हैं। आप सुबह टीवी खोल लीजिए, वो आपके आपके दादा का, आपके परदादा का भविष्य बता रहे हैं, आपके बच्चों का बता रहे हैं। आप मैं आपके पॉडकास्ट पे लाइव पूछ रहा हूँ, किसी एक बाबा का नाम बताइए जिसने कहा होगा कि दिल्ली देश के अंदर कोरोना आएगा। बताओ, किसी एक का नाम बताओ मुझे। किसी एक साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने कहा होगा कि करो कोविड आएगा और लाखों लोग मरेंगे। कुछ नहीं। जी। सब नकली काम है। हम्म। 2-2, 5-5 लाख लोग इकट्ठे कर लेते हैं, पर्चियां खोल खोल के दिखाए जा रहे हैं। पर्ची में क्या लिखा है वो उनको पता है, कोरोना नहीं दिखा उनको। सही कह रहे तो ये सब कुछ नहीं है, सब ऐसे नकली काम है सब। हैं। अच्छा शंटी जी, अब आपके परिवार की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है। तो आपको ऐसे लगता है कि अगर आपका परिवार आपका साथ नहीं देता तो आप यहाँ तक पहुंच पाते? और आपके बच्चों का योगदान, आपकी पत्नी का योगदान, बहुत बड़ा। प्लीज बताइए। मैंने बताया था कि मेरी माता जी ने पूरा सहयोग दिया, पहले मुझे हम्म। आशीर्वाद दिया। हम्म। फिर मेरी मिसेज ने पूरा साथ दिया और आज तक दे रही है। क्योंकि उसमें दो बातें और आती हैं कि मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाया। वो उस चीज को मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मलाल है। नेचुरली है कि मैं कभी बच्चे की स्कूल नहीं गया। बच्चे को छोड़ने भी एम्बुलेंस में जाता था मैं। ये ये बातें भूलूंगा नहीं ना मैं। जी। और इस स्तर पे आके भी, राष्ट्रीय अवार्ड लेने के बाद भी, पद्मश्री में, मैं आज तक किसी हिल स्टेशन पे नहीं गया। अच्छा। समय नहीं होता मेरे पास, जाता ही नहीं कहीं भी। मैं मेरी मेरी ऐश, मेरी मौज प्रस्ती, मेरा सब कुछ
मेरा कर्म है। मैं सुबह वॉक पे भी जाता हूँ तो वॉक करने के बाद सीधा एम्बुलेंस पार्किंग आ जाता हूँ, क्योंकि रात की इतनी बुकिंग की लिस्ट होती है। हम्म। मुझे मुझे मैं, जबकि मेरी टीम बड़ी होनहार है, लेकिन मैं सबको अपने सामने भेजना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी कहाँ है, आपकी ड्यूटी कहाँ है, क्योंकि मैं ही समय से नहीं जाऊँगा तो मेरी टीम समय से कैसे आएगी। मैं 8:30 पौने 9 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुँच जाता हूँ। तो फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि इंसान अपने आप को रिजुविनेट करता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद आता हूँ, फिर मैं 11 बजे फिर मैं आके नाश्ता करता हूँ, फिर तैयार होकर फिर 1:30-2 बजे निकल जाता हूँ, फिर रात पड़ जाती है। हम्म। लेकिन मैं उस रात को फिर शाम को चेक करता हूँ आज कितनी जगह एम्बुलेंस गई हमारी, कितनी जगह डेड बॉडी की गाड़ी गई, कितने निःशुल्क दाह संस्कार हुए। मैं वो अपने दिमाग से देख के चलता हूँ। तो आज तक 30 साल में हम्म। 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हमने कैरी की है, और 4,266 डेड बॉडी हमने कोविड में की है। कोई एक कंप्लेंट नहीं कर सकता कि शंटी जी आपने कहा था एम्बुलेंस आएगी और नहीं आई। तो आप तो कभी छुट्टी पे ही नहीं जाते इसका मतलब? मैं कभी छुट्टी पर नहीं जाता, हमारे यहाँ कभी कोई छुट्टी नाम की चीज़ नहीं है। ड्राइवर भी जो हम रखते हैं उनको कहते हैं हम 2 छुट्टी देंगे महीने में बेटा, बहुत मजबूरी आ जाए तो आप ले लेना, उसके लिए भी आपको अल्टरनेट में। रात को भी मेरे ड्राइवर तत्पर रहते हैं। और संडे? नो नो नो, संडे मंडे नो, दिवाली नो, कुछ नहीं। कभी बच्चों ने नहीं ये कहा कि पापा आपने हमें समय नहीं दिया या? कहते हैं, लेकिन वो अब वो भी ढल गए हैं मेरे साथ, उनको समझ आ गई है कि ये बदलने वाला है नहीं अब। हम्म। नहीं, आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं वो, आपके साथ कदम से लेकिन कदम उनको समझ आ गई ना ये बात हाँ की जी, अब हाँ। हमको बदलना पड़ेगा, ये नहीं बदलेंगे। जी जी जी, और बिल्कुल वो बदल गए मेरे साथ। बिल्कुल। मैं शक्ति जी। देखिए, मैं सच बोलूंगा आपको, जी। हो सकता है मैं पूरा दिमाग अपने परिवार पे लगाता और पूरा और ज्यादा बिजनेस करता तो शायद मैं 50-100 करोड़ रुपए कमा लेता। तो जो 500 करोड़ रुपए लोग हैं, 1,000 करोड़ वाले, साउथ दिल्ली में रहते हैं या कहीं रहते हैं, उनको पड़ोसी भी नहीं जानता। वो मर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं आता। तो उस समय यही तो हो रहा था, क्या अमीर क्या गरीब। मैं बता तो रहा हूँ, हम्म। मेरे को इतना सुकून तो है ना यार कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे दुनिया जानती है। तो आपने शंटी जी जो दुआएं कमाई है ना, वो करोड़ों रुपए अरबों खरबों रुपए बहुत कम है उनके सामने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जो दुआएं कमाई हैं। मैं 2 बातों में बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे बच्चे अच्छे मिले हम्म। और पढ़ लिख के मेरे साथ काम कर रहे हैं। लंदन पढ़ के आया तब भी मेरे साथ काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। वो आपका सहारा बन गए ना, तो आपकी जो ताकत है, मेरी मेरी लेगेसी को संभालने वाले तो हैं। आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि वो आपके अब साथ दाएं और बाएं जब खड़े होते हैं तो आपको कितना ऊर्जा मिलती होगी कि। देखिए, मैंने स्पष्ट कहता हूँ कि मैं परिवार से भी संतुष्ट हूँ। हम्म। मैं अपने तिरंगे से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि क्या मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और मैं सिख परिवार में पैदा हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। फक्र की बात है। यस। जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और आपका जो जीवन है, जो पूरा जीवन है, अब 30 साल हो गए आपकी संस्था को, और कोविड में तो सबने देखा ही। मुझे ऐसे लगता है आपके ऊपर किताब लिखी जानी चाहिए। थोड़ा सा आप कभी विचार हुआ है किताब का? कई लोग आते हैं मेरे पास जो इन चीजों पे लगे हुए हैं। इसके अलावा एक मूवी बन रही है मेरे, एक तो बन चुकी है, एंजल फॉर द डेड, 2006 में बनी थी, अच्छा। जिसको 2006 में कार्तिक सुब्रमण्यम यूएसए से आए थे, उन्होंने बनाई थी, शलोका फिल्म्स। जी। और 2007 में उसको जॉय फिल्म फेस्टिवल में गोल्ड मेडल मिला, जॉर्जिया में। अच्छा। यस। और अब मेरे ऊपर जो बन रही है उसका नाम है सिंह सुरमा, बायोग्राफी है। अच्छा। उसकी काफी तैयारी हो चुकी है, नाम रजिस्टर्ड हो गया है। अब अच्छा। देखो, ईश्वर ने चाहा तो अगले साल। तो फिल्म के रूप में हम देखेंगे व्हाई उसे? नॉट, पूरी फिल्म बनेगी 3 घंटे की। और वो बननी जरूरी है, क्योंकि हमने तो महसूस किया है, कोविड को देखा है, सब है, लेकिन अगली जनरेशन्स को ये आर्काइव्स में चली जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वैसे जो अग्निहोत्री जी ने बनाई है कोविड वार, हम्म। उसमें मेरे 6 शॉट है उसमें। अच्छा, वो कहाँ पे हम देख सकते हैं? हमारे व्यूअर्स को बताइए थिएटर प्लीज। पे विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई है ना। और तो इसके अलावा महेश भट्ट जी ने मेरे ऊपर एक सीरियल बनाया, पहचान, अच्छा, वो सोनी लिव पे चल रहा है। तो आपको बता दिया है शंटी जी ने, इसको जरूर देखिएगा। सोनी और लिव, सोनी लिव पे आप जरूर देखिएगा। पहचान, नॉन स्क्रिप्टेड शो विद महेश भट्ट। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अब किताब की बात हमने कर ली। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम की शुरुआत की ना पॉडकास्ट की, तो लाइट नोट से की थी। आपको अगर याद हो कि माँ की बात हमने की, आपके निक नेम की हमने बात की। अब चलते चलते एक ये कि आपको किस चीज़ का शौक है? म्यूजिक का? आपके शौक क्या है? संगीत संगीत। सुनना। और किसको सुनना पसंद करते हैं आप? मुकेश जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अच्छा।
और इसके अलावा मैं रोज रात को 1-1.5 घंटा इंडियन आइडियल सुनता हूँ, अच्छा। देखता भी हूँ, सुनता हूँ। और मुझे याद है कोविड के दिनों में शमशान घाट पे भी जब 1:30-2 बजे रात को मुझे लगता था यार बड़ा यार दिमाग फटने को हो रहा है, हम्म। तो मैं मोबाइल पे इंडियन आइडल लगा देता था। हम्म। उसमें नए नए बच्चे आते हैं, अच्छे अच्छे संगीत के गाने आते हैं, अच्छा गाते तो सब पुराने गाने, या नया गाना तो है ही नहीं गाने लायक। हाँ जी, बिल्कुल सही तो कह। मैं इसलिए बहुत बड़ा फैन हूँ मुकेश जी का भी। वैसे तो सबको भूल ही नहीं सकते, ना रफ़ी जी को भूल सकते हैं, ना लता जी। मैं तो लता जी की डेथ पे खुद गया था वहाँ पे अभी, अच्छा। मुंबई। हम्म। मनोज कुमार जी गए, मैं वहाँ भी गया था अभी, अच्छा, उनकी डेथ पे भी गया था। मतलब आप के जहन में क्या क्या रहता है, मैं वही देख रही हूँ कि कोई एंगल नहीं है जो आपका जहन छोड़ देता है। वहां भी आपने अपने अटेंडेंस लगाई, पूरी मैंने वहां भी। कंधा दिया मैंने। बिल्कुल। अच्छा, यस। बहुत सुंदर। अच्छा, जैसे आपने म्यूजिक में कहा कि मुकेश जी की, वो तो आपके पर्सनल फेवरेट हो गए ना। देखिए 50s और 60s गोल्डन एरा के तो सारे ही गाने बहुत ही, एक्चुअली गीत ही वही थे, गीत ही इनका कोई मतलब था। मतलब था, लिरिक्स में वजन था, है। और गाने वाले तो अब अब मनोज कुमार जी की कोई मूवी उठा लीजिए, देशभक्ति से उसका गाना हिट मिलेगा आपको। वो आपको हिट मिलेगा। आप आज बिल्कुल भी शोर पिक्चर देख लीजिए, जी, तो आप रोए बिना नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की बिल्कुल, रवानी है, जिंदगी और और कुछ कुछ भी भी नहीं, तेरी नहीं, मेरी तेरी कहानी। मेरी कहानी है। अच्छा, कोई फेवरेट सॉन्ग, कोई फेवरेट जो आप गाए बगाए गुनगुनाते हैं? क्योंकि पता है म्यूजिक अपने आप में एक मेडिटेशन है। जैसे आपने कहा कि शमशान में भी म्यूजिक, ये मेडिटेशन है जो आपको रिफ्रेश पक्का कर देता था। पक्का है ये। कोई एक फेवरेट? संगीत जीवन है। बिल्कुल जीवन है। एक मूवी देखी थी, मुझे याद है बचपन में, बारिश नहीं आती थी तो वो गाना गाते 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 इतने सुरों में गाते हैं कि बारिश आ जाती। गाइड पिक्चर थी। हाँ, गाइड में ऐसा होता है कि सूखा पड़ा होता है और फिर उसके बाद बारिश होती राग में गाते हैं वो, है। हाँ जी, हाँ फिर जी, हाँ बारिश आ जी, जाती। हाँ जी, हाँ तो जी। संगीत अपने आप में एक जीवन है, सच बोलूं। बिल्कुल, ताकत है, जीवन है। तो मुझे ना जो मनोज कुमार जी ने उपकार पिक्चर बनाई थी एक, हम्म। जिसका गाना बहुत हिट था कि कस्मे वादे प्यार वफा सब आ हा बातें हा हैं हा, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे वादे हैं। आप झूठे वजन नाते देखिए, हैं नातों का क्या। नाते हैं। आप मतलब लिरिक्स देखिए। उसका अंतरा था, हम्म। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। कस्मे वादे। क्या बात है। क्या बात है, ये बहुत सच्चे गाने थे, बहुत जो सुंदर। टचिंग, दैट बिल्कुल, सॉन्ग नेवर डाई। बिल्कुल, बिल्कुल। शंटी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। मैं रोई भी, कोशिश की कि ना आंसू निकले, पर आंखें नम जरूर हुई, क्योंकि आपकी कहानी, आंसू आंखों से नहीं आते हैं, दिल से आते हैं। ये भी सही कहा आपने। तो कोशिश की कि कैमरा में आंसू नजर जैसे ना मैंने आए। बताया कि मरते तो अमीर के भी माँ बाप हैं, लेकिन वो रोता नहीं है। गरीब के माँ बाप मरते बहुत रोता है, जी उसका सब जी कुछ चला जाता है। जी जी जी। तो मैं आपके लिए बस इतना ही कह सकती हूँ, इनकी तरफ से, कि तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर चीज से वाकिफ हूँ, संभलना मुझे आता है। ये वो शख्स है जो अपने बलबूते पे आज यहाँ तक पहुंचा है, और जिसके सर पर ईश्वर का हाथ है, घर वो फूक रुकेगा। दिया हमने, बस राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी कहानियों से आपने बनी शुरू है। किया, मैंने खत्म किया उसको। बहुत सुंदर। शंटी जी, मुझे ऐसे लगता है कि हमने बहुत कुछ कवर तो कर लिया है, कुछ छूट गया है तो आप बता दें हम। मैं तो यही कहूंगा सभी देशवासियों को कि समय की पुकार के साथ चलना चाहिए। जब पार्टीशन का समय था, वो क्रांति का समय था। हम्म। आज की क्रांति थोड़ी डिफरेंट है कि आप जिस भी धर्म के हैं, अपने धार्मिक स्थलों में जैसे हम रजाइयाँ तलाइयाँ गद्दे रखते थे, प्लेटें रखते थे, हाँ आज जी। कंसंट्रेटर रखी है, हम्म। ऑक्सीजन का सिलेंडर रखी है, जी एम्बुलेंस बनाई है। जी। और अपने बच्चों को फर्स्ट एड की शिक्षा दीजिए, सीपीआर की शिक्षा शिक्षा दीजिए, बिल्कुल। डिजास्टर में निपुण हो जाइए, क्योंकि कभी भी हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, किसी कभी भी भी। देश में हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। इसलिए मैं आप सबको आज के पॉडकास्ट में जो मुझे कड़क चाय पे बुलाया, सीमा जी, मैं आपका अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवादल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शंटी जी, मैं
कुछ लाई हूँ आपके लिए, छोटी सी भेंट है, आप छोटी बहन समझकर स्वीकार कीजिए। Thank you. और खास तौर पर मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ, और सिर्फ मैं ये इसलिए लाई हूँ क्योंकि देखिए साथियों, ये कैक्टस है, हम्म, और कैक्टस में कितना खूबसूरत फूल उगा हुआ है। ये फूल है, कांटों और में फूल। हाँ, यही मैं बताना चाह रही हूँ, और ये रियल है, ये नकली नहीं है, ये रियल है। तो ये ऐसे ही हमारा जीवन है अच्छा, शंटी इसके जी। ऊपर जो फ्लावर है ओरिजिनल लगा हुआ है? ओरिजिनल है सर, इसी के ऊपर ओरिजिनल उगा हुआ है, है? कांटे हैं इसमें, देखिए। तो मैं ये खास तौर पर आपके लिए पता है क्यों लाई हूँ ये, क्योंकि ये जीवन है हमारा, ये जो हरा पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये जीवन है। और जीवन में कांटे ना हो, विपरीत परिस्थितियां ना हो, वाह। तकलीफें ना हो, तो वो जीवन कैसा है ना? तो उसमें भी अगर फूल उग सकता है, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से अगर कुछ अच्छा हम किसी के लिए कर सकते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी कामयाब होगी। ये आपके लिए सर, छोटी सी है शहर सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी। तो ये एक Beautiful. छोटी सी भेंट है आपके लिए। ब्यूटीफुल। और ये कैक्टस का जो छोटा सा पौधा है, ये फूल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। वाह। आप हमारे यहाँ पर आए, स्टूडियो में आए, आपने इतना अपने, मैं क्योंकि मैंने आपसे अभी इतनी देर बात की, तो मैं ये जान पा रही हूँ कि आप 24/7 काम करते हैं। Yes. आपने हमें इतना समय दिया है, कैसे निकाला है? मुझे लगता है मेरे पास समय कम है। मैं अब जो मैं करना चाहता हूँ वो शायद मैं और जल्दी करता और ज्यादा कर लेता, जी। लेकिन मैं जब तक रहूंगा, मैं जल्दी जाने वाला भी नहीं हूँ वैसे। आपको जाने भी नहीं देंगे। मैं बहुत काम करूंगा अभी, और काम। बिल्कुल, अभी हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और ईश्वर ने आपको यही काम करने के लिए शायद धरती पर भेजा है। आप के लिए मैं यही कहूंगी कि शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते हुए लोगों की मुस्कुराहट बरकरार रखिए, बस, क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।